देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज है, स्क्रीन शेयर अच्छा देखो, हम लोग एस 10 कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें कंसेप्ट तो लगभग जितना भी था हम लोगों ने लिखा था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन भी स्टार्ट किया था। तो अभी जितना बाकी है क्वेश्चन वो कंप्लीट करेंगे। तो पहले ना एक कंसेप्ट है वो लिख लेते हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोग दो क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। जैसे देखो, मुझे जितना याद आ रहा है इलास्ट्रेशन 1 हो गया है, ठीक है। अगर हम कुछ मतलब गलत बोलेंगे लाइक इलास्ट्रेशन 1 हो गया है, तो तुम लोग भी चेक करो हुआ है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो मुझे बताओ। इलास्ट्रेशन 1 मेरे हिसाब से हुआ था हमारा, ठीक है। उसके बाद इलास्ट्रेशन 2 ये भी हम लोगों ने किया था। इलास्ट्रेशन 3 ये भी हुआ था, ठीक है। इलास्ट्रेशन 4 भी हुआ था। इलास्ट्रेशन 5 जो है अम्यूजमेंट पार्क, हाँ ये वाला भी हुआ था। इलास्ट्रेशन 6 ये भी हो गया था। एक्सचेंज, ठीक है। इलास्ट्रेशन 7 एक्सचेंज ऑफ एसिड ये वाला भी किया था हम लोगों ने। इलास्ट्रेशन 8 और इलास्ट्रेशन 9 ये दोनों मैंने स्किप किया था, और उसके बाद हम लोग शायद 10th वाला किए थे, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 8 और 9 को करने के लिए एक कंसेप्ट है वो लिखवाते हैं, ठीक है। बीच बीच में कुछ कुछ कंसेप्ट शायद हमें लिखना पड़े। मैंने तो ओवरऑल लिखवाया है, लेकिन कुछ कुछ कंसेप्ट रह गया है वो क्वेश्चन के साथ साथ देख लेंगे, ठीक है। तो इसका नोट बनाओ पहले। हाँ, इसका नोट बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये कौन से मतलब किस रिगार्डिंग है ये क्वेश्चन, उसी के ऊपर हम नोट बना देते हैं। देखो, तो सबसे पहले इसमें लिखो ट्रीटमेंट। यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, स्टार दे दो या कुछ भी दे दो, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स और इंस्पेक्शन, ठीक है। देखो, अगर हम लोग कोई भी एसिड के किसी पार्ट को रिप्लेस कर रहे हैं, कर सकते हैं। मान लो कि एसिड हमारा पूरा खराब नहीं हुआ है, कुछ पोर्शन मतलब कुछ पार्ट्स को अगर रिप्लेस कर देंगे तो वो फिर से ठीक हो जाएगा। तो हम लोग रिप्लेसमेंट कर ही सकते हैं। करते नहीं हम लोग घर पे, मान लो एसी खराब हुआ तो जरूरी है कि नया एसी ले लेंगे। फ्रिज खराब हुआ तो पार्ट्स अगर रिप्लेस होता है तो हम लोग रिप्लेस जरूर करते हैं। और यहाँ पर रिप्लेसमेंट को ना सिर्फ रिप्लेसमेंट नहीं बोला जाता है, रिप्लेसमेंट को इंस्पेक्शन भी बोला जाता है। अब तुम लोग तो इंस्पेक्शन का मतलब जो समझते हैं नॉर्मली सभी, तुम लोग क्यों, इंस्पेक्शन का मतलब होता है कुछ जांच पड़ताल करना, है ना, कि इंस्पेक्शन करके देखा गया। लेकिन यहाँ पर इंस्पेक्शन का मतलब जो है रिप्लेसमेंट भी होता है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि इंस्पेक्शन का मतलब वही मतलब खोज करना, ऐसा बात नहीं है। जांच करना ऐसा नहीं है। इंस्पेक्शन का मतलब यहाँ पर रिप्लेसमेंट होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स या फिर इंस्पेक्शन ऑफ पार्ट्स, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट या फिर इंस्पेक्शन ऑफ पार्ट। तो इसके लिए पॉइंट पहले लिख लेते हैं, फिर हम लोग आंसर करेंगे। इसमें लिखो व्हेन मेजर इंस्पेक्शन, ठीक है। और इंस्पेक्शन जब भी हम बोलेंगे या लिखेंगे, इसका मतलब ही तुम लोग ब्रैकेट में अपने समझने के लिए लिख सकते हो रिप्लेसमेंट, ठीक है। व्हेन मेजर इंस्पेक्शन इज परफॉर्म्ड, मतलब अगर हम लोग कुछ मेजर रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं एसेट में, ठीक है। इट्स कॉस्ट, इट्स कॉस्ट का मतलब जो रिप्लेस हो रहा है उसका कॉस्ट, ठीक है। इट्स कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड इन कैरिंग अमाउंट, इन कैरिंग अमाउंट ऑफ द आइटम ऑफ PPE as replacement, ब्रैकेट में if recognition, recognition criteria is satisfied,
ठीक है, हम एक बार पढ़ के बता देते हैं और एक लाइन लिखना पड़ेगा इसके बाद। व्हेन मेजर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का मतलब मैंने बोल दिया रिप्लेसमेंट इज परफॉर्म्ड। अगर हम लोग किसी भी एसेट में कोई मेजर रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, किसी पार्ट्स को रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि इंस्पेक्शन कर रहे हैं, इट्स कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड। तो जो खर्चा आ रहा है हमारा, ठीक है, रिप्लेसमेंट करने का तो एक खर्चा होगा, तो उस कॉस्ट को कैसे रिकॉग्नाइज्ड का मतलब अकाउंट्स में कैसे उसे रिकॉर्ड करें, recognized in carrying amount of the item of PPE as replacement। तो जब रिप्लेसमेंट करेंगे तो जो कॉस्ट हमारा लग रहा है उस कॉस्ट को क्या करेंगे हम लोग, जो जिस पीपीई में उसे रिप्लेस्ड कर रहे हैं उस पीपीई के कैरिंग अमाउंट में उसे रिकॉर्ड करेंगे इफ रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इज सेटिस्फाइड। मतलब अगर हम लोग उसे रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं तो ठीक है, और रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे उसके लिए हमें रिकॉग्निशन तो पहले ही पढ़ा हुआ है हम लोगों ने कि रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, वो तो जब हम लोगों ने ये वाला एज 10 स्टार्ट किया था तभी मैंने लिखवाया था कि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है। वो दूसरे जैम बोर्ड में चला गया। चलो, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया जो था हम लोग का उसमें बताया गया था ना, उसमें हम लोगों ने लिखा था कि रिकॉग्नाइज तब कर सकेंगे अगर हम लोग को उसका क्या है, उससे हमें कैश आउटफ्लो मिल रहा है। ठीक है, पीपी को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, अगर हमें कुछ कैश आउटफ्लो मिलेगा फ्यूचर में तो हम लोग उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें उसका रिलायबल कॉस्ट पता होना चाहिए, और कॉस्ट को हम लोग 3 तरीके से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। डिपेंड करता है कि पीपी परचेज किया, कंस्ट्रक्ट किया, या फिर हम लोगों ने एक्सचेंज में लिया। ठीक है, ऐसे करके पढ़ा था हम लोगों ने। तो वही रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा तो रिकॉग्नाइज करेंगे। इसे हम और भी समझा देंगे। और एक पॉइंट इसमें ऐड कर लो, एनी रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट, एनी रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ previous inspection is de-recognized। ये तो पहले मैंने मतलब लॉ जैसा लैंग्वेज होता है वैसा लिखवा दिया। अब हम लोग ना इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देते हैं तो दोनों पोर्शन ही आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग का ये मान लो एक पीपीई है। ठीक है, ये एक एसेट है, फिक्स्ड एसेट। पीपीई का मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। मान लो ये हम लोग का एक पीपीई है। ठीक है, और इसका जो कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या, बुक वैल्यू। ठीक है, अभी बुक वैल्यू कितना है, जैसे कि मान लो हम लोगों ने एक एसेट खरीदा 100 रुपीज का, उस पर डिप्रिशिएशन चार्ज किया 10, तो ये जो 80 है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैरिंग वैल्यू, या फिर इसे हम लोग बोलेंगे बुक वैल्यू। ठीक है, ये बुक वैल्यू है अभी का, और ये क्या है, ये कॉस्ट है, ये क्या है, ये डिप्रिशिएशन है। ठीक है, कैरिंग वैल्यू मतलब डिप्रिशिएशन लेस करने के बाद जो बचा हुआ वैल्यू उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैरिंग वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो इस पीपी का कैरिंग वैल्यू है हम लोगों का 20 लाख। फॉर एग्जाम्पल कैरिंग वैल्यू है हम लोग का 20 लाख, ये हम लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया कैरिंग अमाउंट। ठीक है, कैरिंग अमाउंट, सपोज ये इसका कैरिंग अमाउंट है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर मान लो ये एक पार्ट है। ठीक है, ये एक पार्ट है, इसे हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। ठीक है, ये मतलब यूज करते करते खराब हो गया मशीन के अंदर, अब हम लोग चाहते हैं कि इसे रिप्लेस कर दे, मतलब इंस्पेक्शन। ठीक है, रिप्लेसमेंट का मतलब इंस्पेक्शन, मतलब ये जो पार्ट है ये मैंने बाहर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसे हम लोग करना चाहते हैं रिप्लेस, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसे हम लोग क्या करना चाहते हैं, इंस्पेक्शन, या फिर क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट। ठीक है, और इसका कॉस्ट है मान लो 1 लाख। ठीक है, इसका कॉस्ट है 1 लाख। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, व्हेन मेजर इंस्पेक्शन इज परफॉर्म इट्स कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड, इसका कॉस्ट है 1 लाख, इज रिकॉग्नाइज्ड इन कैरिंग अमाउंट ऑफ द आइटम ऑफ द पीपी एज रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो ये अमाउंट क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा इस पीपी के कैरिंग अमाउंट में, तो इसमें मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो 21 लाख हो जाएगा।
ठीक है, 21 लाख हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जब भी देखो, जब भी हम लोग अपने पीपी में व्हेन मेजर इंस्पेक्शन, अगर हम लोग पीपी का कोई पार्ट्स को रिप्लेस करना चाहते हैं, यानी कि इंस्पेक्शन अगर परफॉर्म हो रहा है, मेजर इंस्पेक्शन इज परफॉर्म्ड, इट्स कॉस्ट, तो उसका तो एक खर्चा होगा। हमें अगर इसको रिप्लेस करना है तो मार्केट में सेम चीज ऐसा खरीदना पड़ेगा, तो इस कॉस्ट इसको खरीदने गए तो 1 लाख लगा, तो इसके कॉस्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? बोल रहा है कि कैरिंग अमाउंट ऑफ द आइटम ऑफ द पीपी, ये पीपी के अंदर ये आइटम था, इस पीपी का जो कैरिंग कॉस्ट है उसके साथ ये ऐड कर देना है। यहाँ पर लिखा हुआ इज रिकॉग्नाइज्ड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द आइटम ऑफ द पीपी, ये देखो कैरिंग अमाउंट में मैंने इसे रिकॉग्नाइज कर दिया एज रिप्लेसमेंट। ठीक है, रिप्लेसमेंट के केस में हम लोग ऐसे करेंगे एज रिप्लेसमेंट के तौर पे, इफ रिकॉग्नाइज्ड क्राइटेरिया इज सेटिस्फाइड। ऑब्वियसली ये हम लोग रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, तब रिकॉग्नाइज कब कर पाएंगे? जब हमें इसका कॉस्ट पता होगा, तब रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, वो भी रिलायबल कॉस्ट पता होगा। तो मान लेते हैं कि वो ये 1 लाख रिलायबल कॉस्ट है, तभी रिकॉर्ड कर पाएंगे। और एक पोर्शन भी होता है रिकॉर्ड करने का जो क्राइटेरिया, कि तभी हम लोग रिकॉर्ड कर पाएंगे। रिलायबल कॉस्ट होना चाहिए, फिर कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने का 3 तरीका होता है, वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए। मान लो कि वो सारी चीज सेटिस्फाई हो रहा है जो मैंने दिया है, तो इसका कॉस्ट यहाँ पर ऐड होगा। तो ये पहले पैरा का मतलब समझ में आ गया होगा। फिर बोल रहा है एनी रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट। अच्छा, इसके लिए भी हम लोग एग्जांपल देते हैं। देखो अब क्या होगा कि हम लोग इसे क्या करेंगे, ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये इसको बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसके बदले तो हम लोग रिप्लेस करेंगे, तो इसका खुद का भी तो एक वैल्यू होगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसका भी तो कैरिंग अमाउंट होगा। जैसे इस पीपी को यूज किया तो इसका कैरिंग अमाउंट है, अब ये जो रिप्लेस्ड वाला पार्ट है इसका भी कैरिंग अमाउंट होगा। मान लेते हैं कि इसका कैरिंग अमाउंट है 40,000। ठीक है, सपोज इसका कैरिंग अमाउंट है 40,000, तो उसको क्या करना पड़ेगा? एनी रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस इंस्पेक्शन, मतलब जो इसके जगह ये लगेगा, ये है न्यू वाला पोर्शन, ये ओल्ड वाला पोर्शन है, इसे निकाल के ये लगाएंगे। तो जब इसे निकाल रहे हैं, अगर हमें इसका कैरिंग अमाउंट पता है तो उसे डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, मतलब उसे यहां से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से हटा देते हैं 40,000, यहां से क्या करेंगे, हटाना पड़ेगा। तो कितना आ रहा है देखते हैं, 21 लाख माइनस 40,000, 20,60,000। ठीक है, 20,60,000 वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर ये मतलब ये जो रूल्स है ये हमारे किस चीज में हेल्प करेगा, ये समझने के लिए कि जब भी हम लोग पीपी में कुछ रिप्लेसमेंट करेंगे तो उसमें हमारा क्या क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। फर्स्ट ट्रीटमेंट ये है कि जो रिप्लेस्ड पोर्शन है उसके कॉस्ट को पीपी के कैरिंग अमाउंट में ऐड करना पड़ेगा, फर्स्ट। एंड सेकेंड थिंग जो है, जो रिप्लेस्ड हो जा रहा है उसका जो कैरिंग अमाउंट है वो डी रिकॉग्नाइज्ड होगा। मतलब न्यू रिप्लेसमेंट का कॉस्ट रिकॉग्नाइज्ड यानी कि एड ऑन करना पड़ेगा, और जो ओल्ड है उसे हमें डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ये दो पोर्शन हमें याद रखना है, मतलब ये दो कीवर्ड, एक कीवर्ड है डी रिकॉग्नाइज्ड, एक कीवर्ड है रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, और इसी के बेसिस पे हमें लिखना पड़ेगा। तो अब देखो इसके बेसिस पे हम लोग ये दो क्वेश्चन कर सकते हैं, इलास्ट्रेशन 8 और इलास्ट्रेशन 9। देखो क्या बोला है, what what happens if the cost of the previous part or inspection was or was not identified in the transaction in which the item was acquired or constructed। मतलब हम समझाते हैं, बोल रहा है कि अगर what happens, क्या होगा, if the cost of the previous part or inspection, previous part और inspection का मतलब जो पार्ट हम लोग जो है रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल में ये वाला दिया था। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये प्रीवियस पार्ट जो है was not identified in the transaction in which the item was acquired or constructed। बोल रहा है कि ये जो हम लोग रिप्लेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, इस पार्ट को हम लोग रिप्लेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी देखो मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल दिया ये रिप्लेस करना चाह रहे हैं। बोल रहा है कि व्हाट हैपेंस इफ द कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस पार्ट और इंस्पेक्शन, इसका कॉस्ट हमें मतलब देखो जो रिप्लेस करे उसका हमें क्या पता होना चाहिए, कैरिंग अमाउंट। ठीक है,
कैरिंग अमाउंट पता होना चाहिए कितना है, ठीक है, जो कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कैरिंग अमाउंट लगाया था 40,000, ठीक है। और इसका ये पीपी का मैंने कॉस्ट लिया था, ये पीपी का कॉस्ट मैंने लिया था 20 लाख, और मैंने बोला था कि इसका एक्चुअली जब हम लोग रिप्लेस करने जाएंगे इसको यहाँ पर तो उसका कॉस्ट लग जाएगा हम लोग का 1 लाख। यही सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्रिएट किया था, ये देखो सेम एग्जाम्पल। अब यहाँ पर क्या बोला है, what happens if the cost of the previous part inspection was not identified in the transaction in which the item was acquired or कंस्ट्रक्टेड, जिसमें ये नया आइटम कंस्ट्रक्टेड हुआ था, सॉरी जिसमें ये आइटम जो है कंस्ट्रक्टेड हुआ था या एक्वायर हुआ था, अगर हमें उसका अमाउंट नहीं पता कर पा रहे, मतलब कौन सा बोल रहा है, was not identified, मतलब कैरिंग अमाउंट का बात कर रहा है। What happens if the cost of the previous part or inspection was not identified in the transaction in which the item was acquired or constructed? जब ये पीपी में ये आइटम लगाया गया था तब उसका कॉस्ट कितना था, अगर हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, अगर हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे क्योंकि जो ओल्ड आइटम है उसका हमें कैरिंग अमाउंट पता होना चाहिए तभी काम होगा, उसका कॉस्ट नहीं भी पता चलेगा तो भी चलेगा। देखो जब हम लोगों ने अभी नया इसे खरीदने जाएंगे तो मार्केट में कॉस्ट चल रहा है 1 लाख, लेकिन प्रीवियसली जब खरीदा था उसका कॉस्ट अगर हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओल्ड का हमें जो है कैरिंग अमाउंट पता होना चाहिए। जैसे देखो ये जब रिप्लेस कर रहे हैं तो इसका कैरिंग अमाउंट चाहिए, नए वाले का कॉस्ट हमें चाहिए, तो कैरिंग अमाउंट होने से ही होगा। ये कितने में खरीदा था अगर नहीं पता चल रहा है कोई बात नहीं, कैरिंग अमाउंट को डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, बस इतना लिखने से ही होगा। देखो क्या बोला है, derecognition of the carrying amount occurs regardless of whether the cost of the previous part or inspection was identified in the transaction in which the item was acquired or constructed। बोल रहा है पीपीई के साथ जब ये पार्ट हम लोगों ने परचेस किया था, ठीक है, तब उसका कॉस्ट कितना था वो आइडेंटिफाई अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, हम लोगों को जिस पार्ट को हम लोग मतलब रिप्लेस करना चाह रहे हैं या फिर बोलो तो इंस्पेक्शन करना चाह रहे हैं उसका कैरिंग अमाउंट पता होने से ही हमारा काम हो जाएगा। और कैरिंग अमाउंट को हमें क्या करना है, डी रिकॉग्नाइज। तो लिखने का तरीका देखो हमें क्या मतलब मेन वर्ड क्या यूज करना है, बोला है कि डी रिकॉग्निशन करना है किसका, कैरिंग अमाउंट का, ठीक है। रिगार्डलेस इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और वेदर द कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस पार्ट, मतलब इसका कॉस्ट या फिर इंस्पेक्शन का कॉस्ट वाज आइडेंटिफाइड इन द ट्रांजैक्शन, क्या हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, जब ये पीपी परचेस किया था मतलब ये पीपी में ये पहले से लगा हुआ था, इसका कॉस्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, इसका कैरिंग अमाउंट अगर पता है, कैरिंग अमाउंट आइडेंटिफाई करने से ही होगा, कैरिंग अमाउंट तो पता चल जाएगा जब हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेंगे कि इसका कैरिंग अमाउंट कितना है। तो कैरिंग अमाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, डी रिकॉग्नाइज्ड यानी पीपी के कॉस्ट से उसे लेस करना पड़ेगा, बस इतना लिखना पड़ेगा। फिर इलस्ट्रेशन 9 में क्या बोला है, देखो व्हाट विल बी योर आंसर, हमारा आंसर क्या होगा, इफ इन द अबव क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन सेम है, if it is not practicable for an enterprise to determine the carrying amount of the replaced part or inspection, बोल रहा है कि अब कैरिंग अमाउंट भी अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, बोल रहा है कि ये जो 40,000 है ये हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे ही तो ही काम हो जाएगा, क्योंकि हमें करना क्या है, ओल्ड पार्ट के लिए हमें सिर्फ उसका कैरिंग अमाउंट लेस करना है। लेकिन अगर ये 40,000 भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, ये भी हमारे पास मिसिंग है, तो क्या करना पड़ेगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो उसके लिए आंसर देखो, अगर हम लोग कैरिंग अमाउंट को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहां पर बोला है, पढ़ के देखते हैं, देखो क्या बोला है, it may use the cost of the replacement or the estimated cost of a future similar inspection as an indication of what the cost of the replaced part or existing inspection component was when the item was acquired or constructed। अच्छा तो देखो हमें इसमें क्या बोला है कि अगर हम लोग 20,000 का जो कॉस्ट है वो अगर आइडेंटिफाई, मतलब कैरिंग अमाउंट, ये सॉरी 40,000, मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग 40,000 का जो कैरिंग अमाउंट है ये भी अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो क्या करेंगे, हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, तब डी रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन सा वैल्यू यूज करेंगे, क्योंकि देखो हमें इसका कॉस्ट नहीं पता कोई बात नहीं, ये तो नए वाला है, ओल्ड वाले का कॉस्ट नहीं पता कोई बात नहीं, कैरिंग अमाउंट ढूंढ के डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है
सेम क्वेश्चन के लिए अगर ये भी नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो क्या करोगे? तो बोल रहा है कि हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इट में यूज द कॉस्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट और द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ए फ्यूचर सिमिलर इंस्पेक्शन। मतलब हम लोग क्या करेंगे, जिस पार्ट को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं या इंस्पेक्ट कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं या इंस्पेक्ट कर रहे हैं, उसका हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट पता करना पड़ेगा। देखो बोल रहा है इट में यूज द कॉस्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट और द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ए फ्यूचर सिमिलर इंस्पेक्शन। तो बोल रहा है कि हमें रिप्लेसमेंट पार्ट का कॉस्ट या फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट, फ्यूचर में अगर हम लोग इस तरीके के पार्ट्स को रिप्लेस करते हैं तो कितना खर्चा होगा वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एज एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट पार्ट एग्जिस्ट और एग्जिस्टिंग इंस्पेक्शन कंपोनेंट वाज व्हेन द आइटम वाज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, या तो बाजार में जाके या तो मार्केट में जाके पूछताछ करना पड़ेगा कि ऐसे पार्ट को रिप्लेस अगर करेंगे तो आज के डेट पे ये कितने का मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग ये अमाउंट भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो क्या करेंगे, हम लोग ये सोचेंगे कि ये जो पार्ट्स है मार्केट में जाके हम लोग इसका इंक्वायरी करेंगे कि ये पार्ट्स हमें कितने में मिल सकता है। देखो ये पोर्शन कहाँ बोला है, यहाँ पर इट में यूज द कॉस्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट। ठीक है, या फिर द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फ्यूचर सिमिलर इंस्पेक्शन। फ्यूचर में अगर हम लोग इस तरीके का इंस्पेक्शन करने जाएंगे तो हमें कितना कॉस्ट पड़ सकता है उसका हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं एज एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट द कॉस्ट ऑफ रिप्लेस्ड पार्ट। अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो हम लोग उससे हमें ये एक अंदाजा हो जाएगा, हमें एक आंसर मिल जाएगा मार्केट में जाके अगर हम लोग चेक करते हैं तो कि रिप्लेस्ड पार्ट का कॉस्ट क्या है, या फिर एग्जिस्टिंग इंस्पेक्शन कंपोनेंट, या फिर जिस पार्ट को हम लोग फ्यूचर में रिप्लेस करने का सोच रहे हैं उसका कॉस्ट कितना पड़ सकता है अगर हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं व्हेन द आइटम वाज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, जब हम लोग उस आइटम को एक्वायर्ड या कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमारा कॉस्ट कितना पड़ सकता है, हम लोग उस कॉस्ट को यूज कर सकते हैं। मतलब सीधा बात हो गया कि ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो मार्केट में जाओ, जाके पता करो कि इस तरीके का चीजों का कॉस्ट क्या है, या फिर फ्यूचर में जब रिप्लेस इस तरीके का कोई पार्ट्स को करोगे तो कितना कॉस्ट लग सकता है, ये दोनों में से कोई भी एक कॉस्ट आइडेंटिफाई करके उसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसका यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही चीज बोला है, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, बस इतना सा ही लिखना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन में बोला था कि अगर हम लोग कॉस्ट ये वाला इसका कॉस्ट नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे तो क्या करेंगे, मत करो, कॉस्ट का तो जरूरत भी नहीं है। हम लोग कैरिंग अमाउंट को जो है पीपीई के कैरिंग अमाउंट में एड डी रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, पीपीई के कैरिंग अमाउंट में इस रिप्लेस्ड का कैरिंग अमाउंट को डी रिकॉग्नाइज करेंगे। यहाँ पर वही लिखा था, डी रिकॉग्नाइज ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑकर्स रिगार्डलेस वेदर द कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस पार्ट और इंस्पेक्शन वाज आइडेंटिफाइड इन द ट्रांजैक्शन इन व्हिच द आइटम वाज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड। मतलब जब ये पीपी खरीदा था तब इसका कॉस्ट कितना था वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, मत करो, जरूरत भी नहीं है, कैरिंग अमाउंट पता करने से ही होगा। और कैरिंग अमाउंट को क्या करना है, डी रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, और यहाँ पर बोला है कि अगर हम लोग कैरिंग अमाउंट को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो क्या करेंगे, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पार्ट रिप्लेस हो रहा है उसके कॉस्ट को एज ए कैरिंग अमाउंट यूज कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर में अगर इस तरीके का किसी पार्ट्स को रिप्लेस करने वाले हैं तो उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं। वही यहाँ पर लैंग्वेज दिया हुआ, इट में यूज द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट और द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फ्यूचर सिमिलर रिप्लेसमेंट या फिर इंस्पेक्शन, बात एक ही है, एज एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट द कॉस्ट ऑफ रिप्लेस्ड पार्ट और एग्जिस्टिंग इंस्पेक्शन कंपोनेंट वाज व्हेन द आइटम वाज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड। जब ये आइटम एक्वायर्ड या कंस्ट्रक्टेड हुआ था तब वो मार्केट में कितने में मिला था वो पता करना पड़ेगा जाके कि इसका कॉस्ट कितना था। ठीक है, वो पता करना पड़ेगा, वो पता करने के बाद हम लोग उसके कॉस्ट को यूज कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर वही बोला है। अच्छा, इसके बाद देखो 10th नंबर जो है ये हम लोगों ने कर लिया था, मुझे जितना याद आ रहा है 10th नंबर भी हम लोगों ने कर लिया था। 11th नंबर एनटीटी हैज ए पॉलिसी नॉट प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, ये 11 भी शायद कर लिया था मुझे जितना लग रहा है। 12th नंबर से शायद करना पड़ेगा, देखो तो एक बार, मुझे जितना लग रहा है 11 तक हो गया था क्योंकि बीच में एक दिन क्लास नहीं हुआ तो मुझे याद नहीं आ रहा है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ, मुझे एक बार कंफर्म करोगे 12 से होगा या 11 से होगा?
याद है किसी को? किसी को कुछ भी याद नहीं है? चेंज इन एस्टिमेटेड, हाँ मुझे लगता है 12 से होगा। ठीक है, मुझे जितना याद आ रहा है 12 से होगा, बाकी ठीक है हम बाद में देख लेंगे, अगर 11 नहीं हुआ है तो वो भी बता देंगे। एनटीटी एज ए पॉलिसी ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन पीपी कैपिटल। ठीक है 11 एक बार बता ही देते हैं, लेकिन मुझे जितना याद आ रहा है 10 तक तो कंफर्म है कि हम लोगों ने किया था। ठीक है, रिवैल्यूएशन ऑन क्लास, क्लास बाय क्लास, हाँ ये तो किया था, ये याद है मुझे। एनटीटी ए हैज अ पॉलिसी ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन ऑन पीपी कैपिटलाइज्ड इन द ईयर अंटिल द फॉलोइंग ईयर। एनटीटी ए ने एक पॉलिसी लिया है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं करेंगे अपने फिक्स्ड एसेट पे जिस साल उस फिक्स्ड एसेट को उन्होंने अपने बुक्स में कैपिटलाइज्ड किया है, मतलब फिक्स्ड एसेट की तरह दिखाया है, जब तक नेक्स्ट ईयर नहीं आ जाता है। मतलब परचेज जिस ईयर किया है उसके बाद जब तक नेक्स्ट ईयर नहीं आ जाता है, बोल रहे कि तब तक डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन डेप्रिसिएशन का रूल्स हमें क्या बोला है? डेप्रिसिएशन का रूल्स बोला है अगर एसेट रेडी टू यूज है तो तब से ही डेप्रिसिएशन लगेगा। कब यूज करना है नहीं करना है, मतलब कब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है नहीं करना है, उसका एक ही लॉजिक है। अगर एसेट जो है रेडी टू यूज है तो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, चाहे हम लोग उस एसेट को रेडी करके ऐसे ही क्यों ना रख रखे, यूज करें या ना करें, डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, बट प्रोवाइड्स फॉर ए फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल ऑफ एन एसेट। बट इन्होंने एक लॉजिक अजीब दिया है, बोला है कि अगर हम लोग इस साल एसेट परचेस करेंगे तो इस साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं देंगे, नेक्स्ट ईयर से देंगे, लेकिन जिस साल एसेट को सेल करेंगे, ठीक है, चाहे जब भी करें तब हम लोग फुल ईयर डेप्रिसिएशन देंगे। लेकिन डेप्रिसिएशन का लॉजिक क्या होता है कि जिस दिन एसेट रेडी टू यूज है, ठीक है, रेडी टू यूज है, उस दिन से डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगा और तब तक डेप्रिसिएशन चलेगा जब तक एसेट हम लोग सेल नहीं कर देते हैं अप टू डेट ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोज कर दो, अब डिस्पोज कैसे कर रहे हो, सेल करके करो या कुछ भी करो। तो यहाँ पर बोल रहा है ये क्या एक्सेप्टेबल है? तो ऑब्वियसली नॉट, ऐसा तो कुछ एक्सेप्टेबल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें एज 10 बोल दिया है कि जब से एसेट हमारा रेडी टू यूज है तब से ही डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। तो देखो आंसर क्या दिया है, the depreciable amount of tangible fixed asset should be allocated on systematic basis over its useful life। बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन कैसे लगाना चाहिए, बोल रहा है डेप्रिसिएशन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट पे कैसे एलोकेट यानी लगाना कैसे चाहिए, एक सिस्टमेटिक बेसिस में उसके पूरे यूजफुल लाइफ, मतलब जितना दिन हम लोग मान रहे हैं उस एसेट को यूज करेंगे। जब हम लोग मान लेते हैं, मान लो एक मैंने 20,000 का मोबाइल खरीदा, ठीक है, और हम सोच रहे हैं इसे हम चला लेंगे लगभग 5 साल, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 5, हर साल हम 4,000 रुपीज का जो है एसेट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, मोबाइल अगर मेरा एसेट है तो उसको हम, क्योंकि मोर देन 1 ईयर यूज कर रहे हैं तो फिक्स्ड एसेट हो गया, 4,000 का यूज करें, यूजफुल लाइफ ये है। ठीक है, तो वैसे ही बोल रहा है कि पूरे यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। देखो मैंने 4,000 कैसे निकाला, इस यूजफुल लाइफ के बेसिस पे। अब नेक्स्ट क्या बोला है, द डेप्रिसिएशन मेथड शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन विच द एसेट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड बाय द एंटिटी। मतलब मेरे हिसाब से हम हर साल जो है 4,000 रुपए का मोबाइल यूज कर लेते हैं, ठीक है, ये मुझे मेरे यूज के ऊपर देना चाहिए। मान लो किसी का मोबाइल बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसे पता है कि वो एक मोबाइल 2 साल से ज्यादा नहीं चला सकता है, तब वो बोलेगा मेरा जो यूज है वो पर ईयर 10,000 रुपीज का यूज हो जाता है। और मान लो कोई अपना मोबाइल बहुत ही कम यूज करते हैं, उसे पता है बहुत दिन चलेगा, तो मान लो उसने बोल दिया हम 10 साल चला लेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो वो डेप्रिसिएशन लगाएगा 2,000। तो कंजम्पशन के पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे मैंने मोबाइल का दिया, वैसे फैक्ट्री में जो मशीन्स वगैरह लगे हुए हैं वो कितने यूज हो रहे हैं उसके ऊपर उस पर डिप्रिसिएशन लगेगा। अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका यूज ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली उसका यूजफुल लाइफ कम हो जाएगा। द डेप्रिसिएशन मेथड शुड रिफ्लेक्ट, ये मेथड देखो हमें क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, कहीं पर हम लोग, ये मेथड तो मैंने एसएलएम लगाया है, खैर ठीक है, एसएलएम का मतलब स्ट्रेट लाइन, हम ये बोल रहे हैं कि 5 साल में हर साल 4-4 हजार का डिप्रिसिएशन लगाएंगे। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हर साल मेरा मोबाइल का यूज सेम 4,000 ही होगा। अगर हम WTV लगाते, मान लो मैंने बोला कि 10% करके डिप्रिसिएशन लगेगा, हम WTV लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर पहले लगेगा 2,000, फिर बचेगा 18,000, फिर उस पे लगेगा हमारा
18,000 पे 10% यानी 1800 इस तरीके से, ठीक है। मतलब हम मेरा यहाँ पर कंजम्पशन पैटर्न क्या है, ये अलग हो गया। तो वही बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन का मेथड हमें क्या बताता है कि हमारा पैटर्न ऑफ कंजम्पशन क्या है। क्या एक ही तरह का पैटर्न ऑफ कंजम्पशन है, तो 4000 4000 4000 करके एक ही दिखा रहे हैं। अगर पैटर्न ऑफ कंजम्पशन अलग हम लोग दिखाना चाहते हैं यूज के अकॉर्डिंग, तो पहले दिखा दिया 2000, फिर दिखाया 1800, क्योंकि जितना पुराना होगा उसका यूज हमारे लिए क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है। कम यूज करें, उतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो द डेप्रिसिएशन मेथड शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन विच द एसेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड। मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे एसेट का फ्यूचर में हमें कितना इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेप्रिसिएशन मेथड लगाते हैं, और डेप्रिसिएशन का वैल्यू हमें उसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है। हम लोग कभी ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग हर साल 4000 रुपए का मोबाइल यूज कर पाएंगे, ठीक है, 5 साल तक, तो ये हो गया एसएलएम मेथड। हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पहले साल 2000 रुपए का मोबाइल यूज कर पाएंगे, फिर थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे एसेट ओल्ड होते जा रहा है उसका यूज का वैल्यू भी कम होते जा रहा है। ये हो सकता है, ये हो सकता है कि एज इट इज यूज कर पा रहे हैं। तो ये मैं कंजम्पशन पैटर्न के ऊपर बता, मतलब कंजम्पशन पैटर्न जो है हमें मेथड चूज करने में हेल्प करता है। द डेप्रिसिएशन मेथड शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन विच द एसेट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड बाय द एंटिटी, ठीक है। ये सब तो डेप्रिसिएशन का रूल्स पता है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जो हमें पूछा था। बोल रहा है कि यूजफुल लाइफ मींस, ये भी बता रहा है द पीरियड ओवर विच द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज बाय द एंटिटी। अभी मैंने बताया, मैंने बोला हम 5 साल चला लेंगे, मतलब हम ये मतलब एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि मेरे मोबाइल को 5 साल यूज कर पाएंगे। दिस इज द यूजफुल लाइफ, ये वाला यूजफुल लाइफ, ये वाला यूजफुल लाइफ। तो यूजफुल लाइफ का मतलब क्या है, कितने दिन के लिए एसेट को यूज करने के लिए एक्सपेक्टेशन है एंटिटी का। डेप्रिसिएशन शुड कमेंस एज सून एज द एसेट इज एक्वायर्ड एंड इज अवेलेबल फॉर यूज। अब आंसर आ रहा है जो पूछा है, डेप्रिसिएशन जो है वो कब से देना चाहिए। डेप्रिसिएशन शुड कमेंस एज सून एज एसेट इज एक्वायर्ड। जब एसेट हम लोगों ने एक्वायर कर लिया और अवेलेबल फॉर यूज वो हो गया, तब से ही हमें डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। एसेट खरीदने के बाद अगर वो रेडी टू यूज है तो हमें डेप्रिसिएशन लगा देना चाहिए। लेकिन ये लोग बोल रहे नहीं, नहीं लगाएंगे, हम लोग अभी नहीं लगाएंगे, जब परचेस करते हैं उसके बाद से लगाएंगे, और जब सेल करेंगे तब जब भी सेल करें पूरे साल का लगा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। Thus the policy of entity A is not acceptable। ऐसी पॉलिसी जो है एंटिटी ए ने जो लिया है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि AS10 हमें इसमें प्रोहिबिट करता है। AS10 हमें बोल रहा है कि जब रेडी टू यूज है तब से ही डेप्रिसिएशन लगाओ। ऐसा लॉजिक मत लगाओ कि हम नेक्स्ट ईयर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अच्छा, अब 12th नंबर का देखते हैं। देखो 12th में क्या बोला है, एंटिटी ए परचेज्ड एन एसेट ऑन 1 Jan 2021, ठीक है। तो इन्होंने 1 Jan 2021 में एक एसेट जो है परचेज किया है जिसका कॉस्ट है 1 लाख। ये देखो यहाँ पर दे दिया है फॉर 1 लाख, एंड द एसेट हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years एंड ए रेसिडुअल वैल्यू ऑफ नील। मतलब एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ मतलब इनका मानना है कि ये एसेट ये लोग 10 साल यूज कर लेंगे, और उसके बाद अगर मार्केट में ये बेचने जाए, मतलब रेसिडुअल वैल्यू मतलब बचा हुआ वैल्यू, बोल रहे बचा हुआ वैल्यू कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है ऑन 1 Jan 2025, इसके बाद मान लो ये जैन पूरा 2001 का कंप्लीट ईयर, 2002 2003 2004, अब यहाँ पर बोल रहा है कि 1 Jan 2025, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया क्योंकि ये पूरा 2021 ईयर होगा, 2022 2003 और ये हो गया 2004, ठीक है। और ये पूरा हो जाएगा 2005, लेकिन 1 Jan बोला है तो मैंने यहाँ पर लिखा द डायरेक्टर रिव्यूड द एस्टिमेटेड लाइफ एंड डिसाइड दैट द एसेट विल प्रोबेबली बी यूजफुल फॉर फर्दर 4 years। अच्छा, तो इन्होंने अगर सोचा था कि 10 years डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 10 years इनका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, और 4 साल कंप्लीट होने के बाद कंपनी के जो डायरेक्टर है उन्होंने सोचा कि ये एसेट और 4 साल ही चल सकता है, यहाँ पर इन्होंने इसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ लगा लिया 4 years, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं सोचते तो कितना दिन और ये एसेट हम लोग यूज कर पाते, बोल सकते हो।
मेरा क्वेश्चन समझ में आया? हम ये बोल रहे हैं कि ऐसे तो हम लोगों ने जब इसे परचेज किया तो बोला 10 इयर्स चला लेंगे, लेकिन जैसे ही हमारा 4 इयर्स खत्म हुआ उसके बाद इन्होंने, इनके जो डायरेक्टर है कंपनी के, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये एसेट ना आगे बस और 4 साल ही हम लोग चला पाएंगे, लेकिन पहले के हिसाब से ये एसेट ये और कितने साल चला सकते हैं अगर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इनका 10 इयर्स था तो? बोलो। अगर किसी चीज का एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 इयर्स है, आफ्टर 4 इयर्स मैंने डिसाइड किया कि नहीं इसे और आगे 4 साल ही चलाएंगे, अगर ये डिसाइड नहीं करते तो और कितना दिन बाकी था और कितना दिन इस एसेट को यूज कर पाते? बोलो। नॉर्मल सा सवाल पूछा है मैंने। अगर किसी অ্যাসেট का লাইফ, যদি কোনো অ্যাসেটের লাইফ 10 বছর, তার মধ্যে 4 বছর চালিয়ে নিচে আর কত বছর বাকি, ওটাই তো জিজ্ঞেস করছি। 10 साल चला लिया, 6 इयर्स, और 6 इयर्स ये चल सकता था, लेकिन इसका कंडीशन देख के, जैसे मान लो मैंने मोबाइल लिया, सोचा 10 साल चला लेंगे, अब 4 साल बाद देख रहे हैं कि इसका जो हालत है ना, ये और 6 साल तो नहीं चल सकता है, कितने दिन चलेगा? 4 साल चलेगा, वही चीज है। ठीक है, अब करनी क्या बोला है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर इफ द कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। कंपनी अगर स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? 2001, 2002, 2003, 2004, ये 4 साल में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा? एसएलएम मेथड कैसे निकाला जाता है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप, मैंने बताया भी था, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अभी मैंने जो तुम लोग को मोबाइल वाला एग्जांपल वैसे ही तो दिखाया ना, उसमें भी तो स्क्रैप जीरो है, इसमें भी जीरो है, तो बोलो पहले 4 साल कितना करके डेप्रिसिएशन लगेगा? बोलो। फॉर्मूला सब तो बता दिया, बोलो। डेप्रिसिएशन फॉर 2001 से लेके 2005 तक कितना हो जाएगा? अरे बोलो, डेप्रिसिएशन तो किया भी है तुम लोगों ने, बोलो डेप्रिसिएशन कितना होगा? फॉर्मूला बोलो अरे बार। 10,000। 10,000 करेक्ट। ओरिजिनल कॉस्ट, अभी तो मोबाइल वाला बताया कि अगर 10,000 का मोबाइल है, 5 साल यूज करेंगे तो 2,000 करके डेप्रिसिएशन, और फॉर्मूला भी तो लिखवा रहे हैं स्क्रैप। और देखो AS1 में भी मैंने इसका एक्सप्लेनेशन लेकिन दिया था तुम लोगों को, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉस्ट एसेट का कितना है? 1 लाख। ठीक है, स्क्रैप 0 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना है? अभी 10 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग अभी 1 से लेके 5 तक का सोच रहे हैं, तो 1 से लेके मतलब 2001 का डेप्रिसिएशन, 2002 का, 2003 का, 2004 का, यहां तक तो हमारे दिमाग में 10 इयर्स ही चल रहा था ना, तो कितना हो जाएगा? 10,000 पर एनम, हर साल हम लोग 10,000 करके डेप्रिसिएशन देंगे। ठीक है, तो यहाँ भी 10,000 दिया, यहाँ भी 10,000 दिया, यहाँ भी 10,000 दिया, यहाँ भी 10,000 दिया। अब यहाँ पर आके सोच रहे हैं कि नहीं ये एसेट को आगे और 4 ही साल चला पाएंगे, 1, 2, 3, 4, तो आगे के 4 साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा वो बताना है। ठीक है, तो पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये चीज हम बताते, देखो कैसे होगा। ऑन 1 जनवरी 2005 जहां पर आके हम लोगों ने अपना डिसीजन चेंज किया, द बुक वैल्यू ऑफ एसेट इज, बुक वैल्यू ऑफ एसेट, बोलो एसेट का बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट अभी कितना है बता सकते हो? 4 इयर्स डेप्रिसिएशन लग चुका है, मतलब 4 इयर्स हम लोगों ने एसेट को यूज कर लिया। कितने का यूज किया? अगर रुपीस में बताए तो पर ईयर 10,000 करके यूज किया। एसेट कितने का था? 1 लाख था। हर साल अगर 10,000 10,000 10,000 10,000 टोटल 4 इयर्स में 40,000 का यूज कर लिया, तो अभी एसेट का वैल्यू कितना दिख रहा होगा बताओ? 6 लाख।
60,000। देखो मैंने सारे चीज कैलकुलेट करके तुम लोग को बता ही दिए। हम लोग का 1 लाख का एसेट था, ठीक है, इसको यूज कर चुके हैं 4 इयर्स, और 4 इयर्स में मनीटरी वैल्यू में जिसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं, हम लोगों ने 10,000 का यूज किया, क्योंकि ये SLM है तो कोई भी डेप्रिसिएशन का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, हर साल 10,000 करके डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो 1 लाख माइनस 40,000 का हम लोग यूज कर चुके हैं। तो अभी एसेट का वैल्यू, बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट, जो भी तुम लोग बोलो एक ही बात है, कितना वैल्यू हो रहा है 60,000। अब हम लोग सोच रहे हैं कि मेरे पास अभी 60,000 का एसेट है, क्योंकि देखो जब मेरा फर्स्ट बैलेंस शीट बना था कब, 2001 में, तब मैंने यहाँ पर दिखाया था फिक्स्ड एसेट कितना, 1 लाख, और लेस किया था पहले साल का डिप्रिशिएशन 10,000, फिर यहाँ पर मैंने दिखाया था 90,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर जब मैंने बैलेंस शीट बनाया तब मैंने 90,000 माइनस 10 ऐसे करके दिखाया। तो ऐसे करके जब मेरा 2004 आया तब मेरा एसेट का वैल्यू कितना दिख रहा है 60, क्योंकि पहले साल लेस हुआ 90, फिर नेक्स्ट ईयर जो है ये देखो 90,000 में से कितना लेस हो जाएगा 10,000, तो कितना हो जाएगा 80,000, फिर 80,000 में से कितना लेस हो जाएगा फिर से 10,000, तो कितना हो जाएगा 70,000, ठीक है, ये थर्ड ईयर हो गया। फिर फोर्थ ईयर में 70,000 में से फिर से कितना लेस हो जाएगा 10,000, तो कितना बचेगा 60,000। अब हमारे दिमाग में आ रहा है कि नहीं, इस एसेट को ना हम लोग आगे के 4 साल ही चला सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हम लोगों ने एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बदल दिया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मेथड नहीं बोला, बोला कि सेम मेथड में ही करते जाना है, लेकिन मुझे बताओ कि अब डिप्रिशिएशन कितना होगा, क्या 10,000 पर एनम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसका बुक वैल्यू ले चुके हैं 60,000, ठीक है। अब हम लोग इसका यूजफुल लाइफ चेंज कर रहे हैं, अब हम लोग लिख रहे हैं द रिमेनिंग useful life is 4 years, ठीक है, जो कि गिवन इन क्वेश्चन है, गिवन इन क्वेश्चन में बता दिया है कि और इसे हम लोग 4 साल ही चला सकते हैं इंस्टीड ऑफ 6 इयर्स। इंस्टीड समझने के लिए लिख लो, इंस्टीड ऑफ 6 इयर्स, क्योंकि 4 इयर्स यूज हुआ था, 10 इयर्स हम लोगों ने एस्टिमेट लेके चला था, तो 4 इयर्स अभी भी 6 इयर्स बाकी था, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है नहीं, जो हालत है उसमें हम लोग आगे का 4 साल ही चला सकते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन ना जिन्होंने CA फाउंडेशन किया है उनको पता होगा, क्योंकि जो है ऐसा क्वेश्चन होता है। बाकी जो अभी मेरे पास डेप्रिसिएशन चैप्टर किए हो, ठीक है, तो सभी को ये वाला पता है, जिनका डेप्रिसिएशन चैप्टर हो गया है। অভিজিৎ কে ছাড়া মোটামুটি বাকি সবারই ডেপ্রিসিয়েশন আমার কাছে করা আছে, আর এরকম কোশ্চেন আমরা কিন্তু করেছি, ঠিক আছে। ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है, हाँ बस वैल्यू अलग है, लेकिन ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया, अगर तुम लोग को याद आ रहा है तो देखो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ हो गया 4 इयर्स, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर तुम लोग को याद आ रहा है तो कि डेप्रिसिएशन कितना होगा, बोलो नाउ, डेप्रिसिएशन कितना होगा, SLM मेथड में ही तो लगाना है, कितना लगाओगे बोलो, सेम फॉर्मूला यूज करना है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ अभी कितना हो गया है, बोलो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ अभी कितना, हाँ 15,000, ये 4 हो जाएगा। और अभी हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट नहीं ले सकते, नॉर्मली SLM में ओरिजिनल कॉस्ट ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि रिवाइज्ड कर रहे हैं, तो अभी हम लोग का जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 60,000 लिया जाएगा, मतलब बुक वैल्यू लेना पड़ेगा। 60,000 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 15,000 पर एनम। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने करवाया है तुम लोग को, तुम लोग अगर देखोगे आज ही देखना, याद आएगा, 3-4 क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है, जो कि डेप्रिसिएशन चैप्टर में था। तो ये देखो यहाँ पर ना लिख दिया है कैसे करके करना पड़ेगा, द एंटिटी हैज चार्ज डेप्रिसिएशन यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड, ये बता दिया है इतना। मतलब देखो एएस का है ना, तो उसमें थोड़ा सा हमें लिख के दिखाना पड़ता है, डायरेक्ट कैलकुलेट करने से हमें नंबर जो है, मतलब प्रेजेंटेशन का एक बात होता है। अब 1 Jan 2005 एसेट का बुक वैल्यू बच रहा है 60,000, और आगे का यूजफुल लाइफ कंपनी ने डिसाइड किया है 4 इयर्स। द कंपनी शुड अमेंड द एनुअल प्रोविजन, तो कंपनी को एनुअली जो 10,000 डिप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा था उसके जगह उसको अमेंड यानी चेंज करना पड़ेगा। कैसे,
किस पे चेंज कर, देखो ये लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है, एनुअल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू चेंज टू चार्ज द अनएमोटाइज्ड कॉस्ट। अनएमोटाइज्ड मतलब 60,000, अनएमोटाइज्ड का मतलब होता है जो कॉस्ट अभी तक हम लोगों ने राइट ऑफ नहीं किया। 1 लाख पे जब हम लोगों ने टोटल 60,000 का सॉरी 40,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 10,000 करके, तो हम लोग हर बार 10,000 करके एमोटाइज्ड यानी राइट ऑफ करे, 10,000 कम 10,000 कम ऐसे करके हम लोगों ने 40,000 राइट ऑफ कर दिया। तो ये एमोटाइज्ड अमाउंट, ये अनएमोटाइज्ड, ये राइट ऑफ हो गया है इसे बोलते हैं एमोटाइज्ड, ये राइट ऑफ नहीं हुआ इसे बोलते हैं अनएमोटाइज्ड। तो अनएमोटाइज्ड अमाउंट पे हमें क्या करना पड़ेगा, रिवाइज्ड यूजफुल, रिवाइज्ड मतलब हम लोगों ने 10 साल सोचा था उसके हिसाब से तो अभी भी 6 साल बाकी था, लेकिन हम लोगों ने इसे रिवाइज्ड कर दिया कि नहीं नहीं 6 साल तो नहीं चल सकता है 4 साल ही चलेगा। तो क्या किया है, अनएमोटाइज्ड कॉस्ट ओवर द रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 4 इयर्स, इस अमाउंट को जो बचा हुआ है उसको 4 इयर्स के अकॉर्डिंग हमें, मतलब जो रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 4 इयर्स जो कि कंपनी ने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। कंसिक्वेंटली इट शुड चार्ज, तो फिर इनको कितना चार्ज करना पड़ेगा नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए, 60,000 by 4 यानी 15,000 पर एनम करके, ठीक है। बाकी लैंग्वेज देखो तुम लोग अपने हिसाब से लिखो उसे अच्छे से, मतलब प्रेजेंटेशन करके। आंसर्स तो यहाँ पर दिया हुआ ही है, लेकिन कैलकुलेशन का जो मतलब कंसेप्ट है वो इस तरीके से होगा, ठीक है। कैलकुलेशन का कंसेप्ट इस तरीके से होगा जैसे हम लोगों ने डेप्रिसिएशन में किया होगा। अच्छा, और हाँ यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है वो भी बता देता है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिया है, ये इसके साथ नहीं है, ये जस्ट हम नोट बता दे रहे हैं। ये नोट कैसे याद रखना है, ये आंसर हम लोग का कंप्लीट हो गया। डेप्रिसिएशन इज रिकॉग्नाइज्ड, डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करते जाना है इवन इफ द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एक्सीड्स इट्स कैरिंग अमाउंट। मतलब मान लो किसी एसेट का वैल्यू था 100 रुपीज, उसके उस पे हम लोगों ने 10 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, हो गया 90, फिर मान लो 10 चार्ज किया हो गया 80 फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस एसेट का फेयर वैल्यू जो है, बोल रहा है इवन इफ द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एक्सीड्स इट्स कैरिंग अमाउंट। मान लो फेयर वैल्यू इसका है मार्केट में 150, ठीक है। तो बोल रहा है क्या हम लोग इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना बंद कर दे, क्यों क्यों दिमाग में ऐसा आएगा, अरे मैंने तो इस एसेट को बहुत कम दिखा दिया, ये तो मार्केट में इसका रेट 150 है, मैंने इसको बुक वैल्यू 80 दिखा दिया, इसको डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे नहीं तो हमारा तो लॉस दिखेगा। बोल रहे नहीं ऐसा नहीं कर सकते, डेप्रिसिएशन इज रिकॉग्नाइज्ड, डेप्रिसिएशन हमें लगाते जाना है इवन इफ द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एक्सीड्स इट्स कैरिंग अमाउंट। फिर बोला है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एन एसेट डू नॉट निगेट द नीड टू डेप्रिशिएट इट। बोल रहा है रिपेयर्स मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है, ठीक है, एसेट का, उसका कुछ डेप्रिसिएशन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। वो हमें डेप्रिसिएशन में दिखाने का जरूरत, वो तो हम लोग वैसे भी नहीं दिखाते, रिपेयर्स मेंटेनेंस ऑफ द एसेट नीड नॉट टू डेप्रिशिएट इट, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन में लगाने का जरूरत नहीं है, मतलब रिपेयर्स मेंटेनेंस की कॉस्ट को डेप्रिसिएशन की तरह हमें रिकॉग्नाइज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 13 नंबर वाला क्या बोला है, 13 नंबर में बोला है एंटिटी बी कंस्ट्रक्ट ए मशीन फॉर इट्स ओन यूज। एंटिटी बी जो है खुद के लिए एक मशीन बना रही है। कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड ऑन 1 नवंबर 2001। कंस्ट्रक्शन का काम कर रही थी, कंप्लीट हो गया है 1 नवंबर 2001 में कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। बट द कंपनी डज नॉट बीइंग यूजिंग द मशीन अंटिल 1 मार्च 2002। 1 मार्च 2002 तक इन्होंने इस मशीन को यूज ही नहीं किया, इसके बाद से शायद यूज किया होगा। बोला कमेंट करो, तो इनको क्या करना चाहिए, तो देखो हमें और कुछ नहीं बोला है ना, तो बोला है ये बताओ, कुछ पॉइंट हमें नहीं बोला है क्या बताना है। तो यहाँ पर हम लोग इतना ही बता सकते हैं कि इन्होंने अगर कंस्ट्रक्ट कर लिया है खुद के यूज के लिए मशीन, अच्छा बात है। अब क्या करना है, कंस्ट्रक्शन क्योंकि कंप्लीट हो गया है, तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद अगर मशीन रेडी टू यूज हो चुका है तो हमें डेप्रिसिएशन लगा देना चाहिए, और अगर रेडी टू यूज नहीं है तो डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर रेडी टू यूज है वो चेक करना पड़ेगा क्या ये रेडी टू यूज है, अगर आंसर यस है तो डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, भले ही हम लोग यहाँ से यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं, नो मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर एसेट इस डेट पे रेडी टू यूज है तो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर देना पड़ेगा, भले ही हम लोग इसे 1 मार्च से क्यों ना यूज कर रहे हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पीरियड में भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा।
देखो क्या बोला है, द एंटिटी शुड बिगिन चार्जिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट द मशीन इज रेडी टू यूज। ठीक है, अगर 1 नवंबर को कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट होने के बाद अगर मशीन रेडी टू यूज हो गया है तो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर देना चाहिए, दैट इज 1 नवंबर 2001। The fact that the machine was not used for the period after it was ready to ready to be used is not relevant in considering when to begin charging depreciation। बोल रहा है कि मशीन रेडी टू यूज है लेकिन यूज हम लोगों ने करना स्टार्ट नहीं किया, ये कोई रेलिवेंट मैटर ही नहीं है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। जैसे देखो एक सिंपल सा एग्जांपल, तुम लोग एक मोबाइल खरीद लिए, वो पूरा रेडी टू यूज हो गया है, ठीक है, मोबाइल खरीद लिए, उसमें सिम कार्ड वगैरह डाल दिए, सारे चीजों को जो भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है सब कर लिए, ठीक है, रेडी कर लिए, अब उसको पैकेट में डाल के रख दे रहे हो, ठीक है, उसको यूज नहीं कर रहे हो, उसको फिर से पैकिंग करके रख दे रहे हो, तो क्या वो डिप्रिशिएट नहीं होगा? अब सोच रहे हो 1 साल बाद हम लोग उसे यूज करेंगे, तो 1 साल बाद वो सेकेंड हैंड होगा ही होगा मोबाइल। अगर मान लो किसी को भी बेचने जाओगे, बोलेगा मैंने तो यूज ही नहीं किया, सिर्फ निकाला उसे, जो है देखा, रेडी टू यूज किया, एक बार चेक किया, फिर रख दिया, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं किए तो क्या हुआ? ऐसा कोई भी प्रोविजंस नहीं है जिससे हम लोग उसे सेम दाम में बेच पाए, ठीक है, तो वो सेकेंड हैंड ही हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने उसे रेडी टू यूज करने के बाद यूज नहीं किया। सेकेंड हैंड होने का मतलब क्या? उसका वैल्यूएशन कम हो जाना, वैल्यूएशन कम होने का मतलब क्या? वो डेप्रिशिएट हुआ। मान लो तुम लोग एक लैपटॉप खरीद लिए, एकदम नया सा लैपटॉप है, देखे अच्छा लगा, रख दिए, बोले 2 साल बाद यूज करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा? लैपटॉप का वैल्यू जरूर कम हो जाएगा। अगर मान लो तुम लोगों ने 50,000 का भी लैपटॉप खरीद लिया है, 2 साल बाद सोचोगे मैंने तो इसे यूज ही नहीं किया, ये 50,000 में मार्केट में बेचेंगे, कोई नहीं लेगा, सब उसे सेकंड हैंड ही मानेंगे, ठीक है, चाहे तुम लोग यूज करो या ना करो। वैसे ही बोल रहा है कि अगर रेडी टू यूज है प्रोडक्ट, तो कब यूज करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेडी टू यूज हो गया तो वो ऑटोमेटिकली डिप्रिशिएशन उस पे लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। द फैक्ट दैट द मशीन वाज नॉट यूज्ड फॉर अ पीरियड आफ्टर इट वाज रेडी टू यूज होने के बाद कुछ टाइम के लिए हम लोगों ने इसे यूज नहीं किया, तो ये कोई रेलिवेंट मैटर ही नहीं है ये कंसीडर करने के लिए कि कब से डेप्रिसिएशन देंगे, क्योंकि यूज नहीं किया तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं होता है, डेप्रिसिएशन तो लगना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन रेडी टू यूज होना चाहिए, इसीलिए देखो यहाँ पर बोल दिया है एंटिटी शुड बिगिन charging depreciation from date the machine is ready to use as that is 1st November। the fact that the machine was not used for a period, ये हमें कंसीडर करने का जरूरत नहीं है कि क्यों हम लोगों ने यूज नहीं किया, कोई भी रीजन हो डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो जाएगा अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन के साथ साथ एसेट हमारा रेडी, मतलब मशीन हमारा रेडी टू यूज है। तो इस तरीके से हमें आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर 1 नवंबर के कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन के बाद एसेट रेडी टू यूज है तो डिप्रिसिएशन तब से ही लगाओ, बीच में हम लोगों ने उसे यूज नहीं किया, हम लोगों ने सोचा 1 मार्च से यूज करेंगे, उसके साथ डिप्रिसिएशन का कोई भी जो है डायरेक्ट लिंक नहीं है, ठीक है, उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या बोला है, depreciation where residual value is the same as for close to original cost। जो भी हो, ये तो टॉपिक दिया, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए प्रॉपर्टी कॉस्टिंग 10 लाख इज बॉट इन 2001। 2001 में एक प्रॉपर्टी खरीदा गया 10 लाख का, इट्स एस्टिमेटेड टोटल फिजिकल लाइफ इज 50 इयर्स। फिजिकल लाइफ का मतलब वही एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एक बिल्डिंग बन गया है, ठीक है, प्रॉपर्टी, और हम लोग सोच रहे हैं कि इसको हम लोग कितने दिन यूज कर लेंगे, 50 इयर्स। हाउएवर द कंपनी कंसीडर इट्स लाइकली दैट इट विल सेल द प्रॉपर्टी आफ्टर 20 इयर्स। लेकिन कंपनी सोच रही है कि 20 इयर्स बाद हम लोग इसे बेच देंगे, ठीक है। द एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल मतलब बचा हुआ, क्योंकि 30 इयर्स तो हम लोग यूज करेंगे, हम लोग सोच रहे हैं कि सॉरी 20 इयर्स तो इसे यूज करेंगे, 20 इयर्स बाद इसे बेच देंगे, तो उसमें इस जब बेचने जाएंगे जो हमें रिकवर होगा वो होता है रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है। रेसिडु मतलब बचा हुआ, रेसिडुअल वैल्यू जब है वो बोल रहा है कि 20 इयर्स बाद कितना होने वाला है, केस ए के अकॉर्डिंग 10 लाख, केस बी के अकॉर्डिंग 9 लाख। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, हम लोग को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर कौन सा मेथड लगेगा अगर तुम लोग ये सोच रहे हो, तो देखो हमारा एसएलएम के अलावा बाकी सारे मेथड में ना डेप्रिसिएशन का रेट जो है पता होना मैंडेटरी होता है, ठीक है। बाकी मेथड जैसे मान लो WTB मेथड, उसमें रेट होना जरूरी है। एसएलएम मेथड हम लोग रेट के, अगर हमें रेट दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, उससे भी कैलकुलेट हो जाएगा। अगर हमें ओरिजिनल कॉस्ट, स्क्रैप,
और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दिया हुआ है उससे भी होगा। और WDV मेथड के लिए हमें क्या चाहिए, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन चाहिए, तभी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम दो ही मेथड के बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो तो SLM को ही रिलेट कर रहा है, SLM के अलावा तो दूसरा कोई मेथड इस पे लग नहीं सकता है। हमें बोला नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग खुद से ये पढ़ के समझ सकते हैं, क्योंकि बाकी ऐसा कोई मेथड नहीं है जो सिर्फ उसका ओरिजिन एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट, रेसिडुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, तो मुझे बोलो कि केस ए में डेप्रिसिएशन कितना होगा, मुझे बता सकते हो? अगर एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट है 10 लाख, केस ए हम बता रहे हैं। ठीक है, नीचे आंसर किया हुआ है इसीलिए यहीं पर दिखा दे रहे हैं। अगर ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख है, स्क्रैप या फिर रेसिडुअल एक ही बात है, वो अगर 10 लाख है केस ए के अकॉर्डिंग, और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ अगर हम लोग का 20 ईयर्स है, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था 50 ईयर्स जो है इसे यूज करेंगे, लेकिन अभी तो हम लोग कितना सोच रहे हैं, अभी तो हम लोग सोच रहे हैं इसे कितना यूज करेंगे। एक सेकेंड, प्रॉपर्टी कॉस्टिंग इज व्हाट इट्स एस्टिमेटेड टोटल फिजिकल लाइफ इज 50 ईयर्स। अच्छा, ये तो 50 ईयर्स सोचा है, 50 ईयर्स, एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू 20। अच्छा, ये 20 ईयर्स का ही दिया हुआ है तो हमें 20 लेना पड़ेगा ना। देखो, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 50 है, लेकिन ये 10 लाख कब का रेसिडुअल वैल्यू है, 50 ईयर्स का नहीं, 20 ईयर्स का है। ठीक है, 20 ईयर्स का है, तो हम लोग को ये बताना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना हो रहा है, ये बताना पड़ेगा। बोलो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा। तो देखो यहाँ पर कंफ्यूजन तुम लोग का एक चीज हो सकता है, 50 लेना है कि 20। हम लोग स्क्रैप अगर ले रहे हैं आफ्टर 20 ईयर्स, ठीक है, तो फिर डिवाइड भी तो हमें एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 20 रखना पड़ेगा। अगर हम ये सोच रहे हैं कि मेरा मोबाइल हम 2 साल बाद, देखो मान लो मेरे मोबाइल का वैल्यू है 20,000, ठीक है, और इसे जब हम लोग आफ्टर, मान लो हम सोच रहे हैं कि इसे हम यूज करने वाले हैं 5 ईयर्स, लेकिन आफ्टर 2 ईयर्स मैंने सोचा कि इसे 2 साल बाद हम बेच देंगे और मुझे मिल जाएगा 5,000, तो मेरा डिप्रिसिएशन कितना होगा। तो इसका मतलब हम तो 2 साल का डिप्रिसिएशन निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे तो यूज करना ही नहीं है पास, मतलब अगले 3 साल। तो यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप, तो मुझे 2 ईयर बाद का दिया हुआ है, तो यहाँ भी तो 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा ना। यहाँ पर 5 से कैसे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 5,000 तो मेरा 2 ईयर्स बाद का जो है रेसिडुअल वैल्यू बता रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर भी तुम लोग को 20 लेना पड़ेगा। बोलो पहले केस में डेप्रिसिएशन कितना होगा, सारे डेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बोलो पहले ईयर में डेप्रिसिएशन कितना होगा। 10 लाख माइनस 10 लाख डिवाइडेड बाई 20, तो बोलो। जीरो, जीरो, कोनी का आंसर दिए हैं, जीरो, जीरो होगा, जीरो। ठीक है, जीरो हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वाला बताओगे, अगर 9 लाख हो जाता है तो वैल्यू कितना होगा। इसके जगह 9 लाख हो जाएगा, 5,000। ये देखो 10 लाख कॉस्ट माइनस 9 लाख और डिवाइडेड बाई 20, तो ये माइनस करने से कितना हो जाता है, 5,000 आएगा। तुम लोग तो कैलकुलेट कर ही लियो। ठीक है, 5,000 होगा, चेक करके देख सकते हो। ये देखो 10 लाख, जिन लोग का नहीं हो रहा है देखो, 10 लाख और 9 लाख डिवाइडेड बाई 20, 5,000 करके डेप्रिसिएशन लगेगा। देखो यहाँ पर वही कैलकुलेट करने बोला था, अब लिखने का तरीका थोड़ा देख लो। ठीक है, क्या है, कैसे लिखने से प्रॉपर आंसर दिया जा सकता है। द कंपनी considers that the residual value based on price prevailing at the balance sheet date will equal the cost। मतलब ये पहले वाले केस को क्या बोल रहा है, देखो कैसे लिखा है, लैंग्वेज क्या यूज किया है। बोल रहा है कि कंपनी कंसिडर दैट द रेसिडुअल वैल्यू, कंपनी ने जो रेसिडुअल वैल्यू कंसिडर किया, क्योंकि ये तो एक एस्टिमेशन होता है ना कि मार्केट में बेचने जाएंगे तो इतना मिल जाएगा, तो कंपनी ने कंसिडर किया है जो रेसिडुअल वैल्यू बेस्ड ऑन प्राइसेस प्रीवेलिंग एट द बैलेंस शीट डेट विल इक्वल द कॉस्ट। ठीक है, जो रेसिडुअल वैल्यू इन्होंने सोच रखा था किसके बेसिस पे, जो प्राइसेस प्रीवेलिंग है बैलेंस शीट में उसके अकॉर्डिंग, या फिर तुम लोग अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो कि कंपनी ने जो रेसिडुअल वैल्यू एस्टिमेट किया है वो कॉस्ट के साथ बराबर हो जा रहा है। ठीक है,
Therefore, there is no depreciable amount and depreciation is correctly zero. Depreciation पूरा पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको तुम लोग अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही लिखना है, लेकिन लिखना कैसे, डेप्रिसिएशन जीरो सिर्फ लिख के आ जाओगे, ये हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तुम लोग लिख के आ जाओगे डेप्रिसिएशन जीरो, ऐसा नहीं चलेगा, तुम लोग को लिखना पड़ेगा कि कुछ तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे स्टार्टिंग में कम से कम ऐसा लिखना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ओरिजिनल कॉस्ट इतना है, स्क्रैप वैल्यू इतना है, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट स्क्रैप बराबर हो जा रहा है तो हम लोग का डिप्रिसिएशन जीरो हो जाएगा। या फिर जैसे मैंने बोला कि यहाँ तो कुछ मेथड बोला नहीं है, अकॉर्डिंग टू द डेटा वी कैन अप्लाई द एसएलएम मेथड एंड बाय यूजिंग द एसएलएम मेथड डिप्रिसिएशन विल बी जीरो, ठीक है। ऐसे करके लिखेंगे, बिकॉज कॉस्ट एंड रेसिडुअल वैल्यू बिकम इक्वल आफ्टर 20 इयर्स, ऐसे करके लिखो, लिखना पड़ेगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन जीरो लिख के आने से नहीं चलेगा, एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। और 9 लाख वाला कैसे लिखा है देखो, द कंपनी कंसिडर्स दैट द रेसिडुअल वैल्यू बेस्ड ऑन प्राइस प्रीवेलिंग एट द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट के अकॉर्डिंग मतलब जो प्राइसेस दिख रहा है एसेट का उसके हिसाब से इन्होंने जो रेसिडुअल वैल्यू लगाया है दैट इज 9 लाख एंड डेप्रिशिएबल अमाउंट देयरफॉर 1 लाख, डेप्रिशिएबल अमाउंट इज देयरफॉर 1 लाख, एनुअल डेप्रिसिएशन on straight line basis will be 5,000, ठीक है। ये क्या लिखा है, एंड द डेप्रिशिएबल अमाउंट इज देयर फॉर 1 लाख। अच्छा, ये क्यों लिखा है डेप्रिशिएबल वैल्यू 1 लाख, पता है क्योंकि 5,000 करके अगर पर ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा, ये लोग इस एसेट को कितना साल यूज करने का सोच रहा है, 20 इयर्स, तो 5,000 ये क्या होगा, हाँ 5,000 इंटू 20 करके देखो कितना होता है, 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10 हो गया, और यहाँ पर 4 टाइम्स 0, ठीक है। ये कितना हो गया 1 लाख। ये क्या है, ये डेप्रिसिएबल अमाउंट है, डेप्रिसिएबल मतलब टोटल डेप्रिसिएशन का वैल्यू, तो टोटल डेप्रिसिएशन का वैल्यू होगा 1 लाख। और कैसे वो चार्ज हो रहा है, 5,000 पर एनम फॉर 20 इयर्स, ठीक है। 5,000 पर एनम फॉर 20 इयर्स, लगातार 20 इयर्स तक 5,000 5,000 5,000 5,000 चार्ज करने से 20 साल में 1 लाख डेप्रिशिएबल अमाउंट, ये है डेप्रिशिएबल। डेप्रिशिएबल मतलब टोटल वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएबल का मतलब टोटल वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इन्होंने इस तरीके से लिखा। फिर यहाँ पर एनुअल डेप्रिसिएशन पर एनम, ठीक है, पर एनम भी तुम लोग लिख सकते हो या एनुअल डेप्रिसिएशन लिख सकते हो। ये हो जाएगा 10 लाख माइनस जितना रेसिडुअल 9 लाख डिवाइडेड बाय 20 इयर्स, ठीक है। इस तरीके से करना पड़ेगा, आसान है क्वेश्चन का आंसर, लेकिन कैसे लिख रहे हो उस पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा। सिर्फ अगर दिखा के आ जाओगे इस तरीके से तो नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं क्या बोला है यहाँ पर 15 नंबर, देखो इसमें क्या बोला है, एंटिटी बी मैन्युफैक्चर्स इंडस्ट्रियल केमिकल्स। एंटिटी बी मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ये लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, केमिकल बनाते हैं, एंड यूजेस ब्लेंडिंग मशीन्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अच्छा, ये लोग प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो है इंडस्ट्रियल केमिकल बनाते हैं, और उस केमिकल को बनाने के लिए ब्लेंडिंग मशीन्स का यूज करते हैं, ठीक है। The output of the blending machine is consistent from year to year and they can be used for different product। बोल रहा है मान लो ये ब्लेंडिंग मशीन है, ठीक है, ब्लेंडिंग मशीन को ये लोग यूज करते हैं कॉमर्शियली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए, और इससे जो आउटपुट निकल के आता है वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब एक ही जैसा है, एक ही जैसा, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होता है, ठीक है। ना तो ये कम आउटपुट देता है मशीन, ना तो ज्यादा आउटपुट देता है, एक ही जैसा। मान लो अगर 10,000 पर यूनिट करके सॉरी 10,000 मान लो पर मंथ करके आउटपुट दे रहा है, तो 10,000 हर मंथ आउटपुट दे रहा है। ईयर टू ईयर बोला है, चलो पर एनम लिख देते हैं, हर साल 10,000 करके ही मिलेगा, एंड दे कैन बी यूज फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। और ये जो आउटपुट है ना, इसे हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट में भी यूज कर पा रहे हैं, मतलब केमिकल है ना, केमिकल तो बहुत सारी चीजों में यूज होता है, तो बोल रहा है कि एक तो इनका जो मशीन है ये एक ही जैसा प्रोडक्शन देता है, मतलब इनका सर्विस एक ही जैसा मिलेगा, ब्लेंडिंग मशीन का सर्विस, और यहाँ से जो प्रोडक्शन होके जो आउटपुट मिल रहा है वो हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन क्या बोला है, हाउएवर मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज फ्रॉम
ईयर टू ईयर। लेकिन ये इस तरीके का मशीन का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना वो हर साल बढ़ जाता है। मतलब पहले साल अगर मान लो मेंटेनेंस कॉस्ट रहा 5,000 तो फिर नेक्स्ट ईयर मान लो 7,000, एक एग्जांपल बोल रहे हैं, इंक्रीज हो जाता है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसका बढ़ जाता है। एंड ए न्यू जनरेशन ऑफ मशीन विद सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ओवर एग्जिस्टिंग मशीन इज अवेलेबल एवरी 5 ईयर। ये क्या बोल रहा है, मशीन का कॉस्ट बढ़ जाता है हर साल, और हमेशा इस तरीके के मशीन मार्केट में 5 साल के गैप में नए आते जाते हैं। मतलब जैसे मोबाइल का मॉडल चेंज होते जाता है ना, इस कंपनी का ये मॉडल था, कुछ साल बाद ये मॉडल निकाल दिया, कुछ साल बाद ये मॉडल निकाल दिया। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों में ज्यादातर ऐसा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो अलग अलग चीज जो है आते जाते हैं मार्केट में, वही बोल रहा है ये जो ब्लेंडिंग मशीन्स है ना, एक तो इनका ईयर टू ईयर इनका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ता है, और साथ ही साथ न्यू जनरेशन ऑफ मशीन मतलब नया नया जो है अपडेटेड वर्जन इसका सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट के साथ, जेनरेशन भी नया है मशीन का, इंप्रूवमेंट के साथ साथ हर 5 साल के गैप में हमें मार्केट में मिल जाता है। सजेस्ट द डिप्रिसिएशन मेथड टू द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को इस तरह के मशीन पे कि कौन सा डिप्रिसिएशन मेथड यूज करना चाहिए ये हमें बताने के लिए बोला है, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले एक नोट लिखवा देते हैं, फिर तुम लोग मुझे आंसर देना कि यहाँ पर AS10 के अकॉर्डिंग मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे चूज होता है, ठीक है। वो मैंने नहीं लिख पाया था, वो भी बता देते हैं। देखो नॉर्मली यहाँ पर 3 मेथड को ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया है, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, और एक हो गया WDB यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। मेनली AS10 में ये 3 मेथड का बात बोला गया है, ठीक है। अब देखो कौन सा मेथड कब यूज करना चाहिए, स्ट्रेट लाइन मेथड कब यूज करना चाहिए, बोल रहा है रिजल्ट इन ए कांस्टेंट चार्ज ओवर यूजफुल लाइफ in the residual value of the asset, in the residual value of asset, residual value of asset does not change। समझा देते हैं। बोल रहा है कि रिजल्ट इन ए कांस्टेंट चार्ज ओवर यूजफुल लाइफ। बोल रहा है कि सारी यूजफुल लाइफ में अगर हम लोग इसको कांस्टेंटली, जैसे देखो ना ये वाला था, हम लोग हर साल 15,000 करके आगे चार्ज करने का सोचे थे, या फिर अभी जो क्वेश्चन किया उसमें भी हम लोग कांस्टेंट अमाउंट पे डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, अमाउंट पे कोई चेंजेस नहीं है। जैसे 10,000 पर एनम मतलब लगातार 10,000, 15,000 पर एनम मतलब हर साल 15,000। रिजल्ट इन ए कांस्टेंट चार्ज ओवर यूजफुल लाइफ इन द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट डज नॉट चेंज। और क्या बोला है, इफ द, ठीक है। और अगर रेसिडुअल वैल्यू जो है एसेट का वो अगर चेंज नहीं हो रहा है तो ये मेथड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कब यूज करते हैं, इसके लिए लिखो रिजल्ट इन ए डिक्रीजिंग चार्ज ओवर द यूजफुल लाइफ, ठीक है। बोल रहा है रिजल्ट इन डिक्रीजिंग चार्ज ओवर द यूजफुल लाइफ, मतलब बोल रहा है कि यहाँ पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, हर साल डिप्रिसिएशन का वैल्यू चेंज होते जाता है, और हम लोग का एसेट का वैल्यू तो देखो हर मेथड में ही कम होगा, लेकिन यहाँ पर हर साल डिप्रिसिएशन का वैल्यू भी चेंज होते जाता है। रिजल्ट इन ए डिक्रीजिंग चार्ज ओवर द यूजफुल लाइफ, ठीक है। और जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, इसमें लिखो रिजल्ट इन ए चार्ज based on the expected use or output, based on the expected use और आउटपुट, ठीक है। ये मेथड कब यूज करना चाहिए, देखो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मतलब पता ही चल रहा है कि प्रोडक्शन कितने क्वांटिटी में कर रहे हैं उसके ऊपर बेस करके। तो अगर प्रोडक्शन का क्वांटिटी कैसे होने से ये मेथड यूज करेंगे, बोल रहा है कि
रिजल्ट इन ए चार्ज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड यूज और आउटपुट। अगर हम लोग का आउटपुट का एक्सपेक्टेशन जो है, या फिर जो आउटपुट हम लोग मिलेगा हमें, ठीक है, या फिर जिस आउटपुट का हम लोग यूज करने वाले हैं उसमें क्या चेंजेस है, वो कैसे पैटर्न का है, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो बोला है, अगर हम लोग हर साल एक ही तरीके का डिप्रिशिएशन लगाना चाहते हैं, रिजल्ट इन ए कांस्टेंट चार्ज ओवर यूजफुल लाइफ। अगर हम लोग बोलेंगे जैसे हमारा अगर जो पैटर्न ऑफ कंजम्पशन अगर हम लोग का कांस्टेंट है, देखो जो हम लोग का पैटर्न ऑफ कंजम्पशन अगर हम लोग का कांस्टेंट है, मतलब मान लो हर साल हमारा 10,000 10,000 10,000 करके आउटपुट जा रहा है, तो हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? ऑब्वियसली एसएलएम करना चाहिए। अब तुम लोग बोलोगे तो फिर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन नहीं होगा, आउटपुट का बात हो रहा है तो हाँ देखो, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन का यूनिट में हम लोग का एक्चुअली यूनिट ऑफ प्रोडक्शन खुद एक एसएलएम मेथड है, ठीक है। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो खुद एक एसएलएम मेथड है। अगर तुम लोग को डेप्रिशिएशन चैप्टर याद है तो मतलब थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। देखो यहाँ पर एसएलएम मेथड में क्या होता है, देखो एसएलएम मेथड में हम लोग हर साल एक ही जैसा डेप्रिशिएशन लगाते हैं। जैसे देखो हम तुम लोग को यहाँ पर दिखाते हैं, अगर मुझे मिल जाएगा तो हम दिखाते, रुको, उसमें क्वेश्चन दिखाने से तुम लोग को समझ में आएगा। एक मिनट, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड कैसे होता है, देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन दिखाएंगे तो तुम लोग को समझ में आएगा। ये डेप्रिशिएशन का है, ये देखो, ये देखो इसके बाद है शायद, ये देखो, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, ये क्वेश्चन अगर तुम लोग को याद आ रहा है, हम लोगों ने डेप्रिशिएशन चैप्टर में किया था। ए मशीन इज परचेज फॉर 20 लाख, इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 years विद रेसिडुअल वैल्यू 2 लाख। द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1.5 लाख यूनिट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। मशीन का लाइफ है 10 साल, 10 साल में वो 1.5 लाख तक प्रोडक्शन कर सकता है और उसका कॉस्ट है 20 लाख, रेसिडुअल वैल्यू है 2 लाख। एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का जो पैटर्न है वो कैसा है? पहले 3 साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 20,000 पर यूनिट करके मशीन प्रोडक्शन कर पाएगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हर साल 20,000 करके मशीन प्रोडक्शन कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 4 से 7 साल, 4 5 6 7, आगे के 4 साल 15,000 करके प्रोड्यूस कर पाएगा। एक्चुअली मशीन का एज हो रहा है तो उसका कैपेसिटी देखो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। फिर 8 9 10 ये हो गया 7, फिर 8 9 एंड 10, ये 3 साल में मशीन जो है 10,000 करके प्रोड्यूस कर पाएगी, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग को देखो बोला था कि कैसे डेप्रिशिएशन लगाना है, प्रोडक्शन यूनिट मेथड से लगाना है। मतलब क्योंकि ये प्रोडक्शन पैटर्न के ऊपर दिया हुआ है तो मेथड हमें प्रोडक्शन यूनिट मेथड लगाना है, जो कि मैंने तुम लोग को यहाँ पर अभी दिखाया। ये देखो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड या प्रोडक्शन यूनिट मेथड, बात एक ही है। क्या लिखा हुआ है? रिजल्ट इन ए चार्ज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड यूज और आउटपुट। ये मेथड हम लोग कब यूज करते हैं? जब हम लोग का एक्सपेक्टेड यूज और आउटपुट जो है उसका एक पैटर्न दे देता है, तब यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इस मेथड में हम लोग डिप्रिशिएशन कैसे लगाए थे, अगर तुम लोग को याद है तो डेटा पूरा एसएलएम का है, कहीं परसेंटेज दिया हुआ है नहीं, तो हमें कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा? एसएलएम मेथड ही लगाना पड़ेगा। एक्चुअली ये खुद एक एसएलएम मेथड ही है, तो उसमें हम लोग कैसे लगाएंगे? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस क्या हो जाएगा? 20 लाख, ठीक है, माइनस यूजफुल लाइफ, ठीक है। यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस जो है यूजफुल लाइफ बोल रहे, सॉरी, माइनस हो जाएगा रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 10 इयर्स के जगह 1.5 लाख। मतलब हम लोग 20 लाख का एसेट जो है उसको 1.5 लाख प्रोडक्शन के काम में यूज करने के बाद उसका वैल्यू 2 लाख बचेगा, ठीक है। तो अगर ये देखो जब हम लोग इसको माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? ये देखो 20 लाख माइनस 2 लाख, ठीक है। तो 18 लाख एसिड का वैल्यू यूज हो जाएगा, 18 लाख का एसिड यूज हो जाएगा जब वो 1.5 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर देगा। तो डिवाइडेड बाय 1.5 लाख मतलब 1,50,000, ये करने से 12 रुपीज पर यूनिट हो गया। मतलब एक यूनिट प्रोडक्शन करने में 12 रुपीज का डिप्रिशिएशन लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर अगर 20,000 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है तो कितना डिप्रिशिएशन लगेगा? इनटू 20,000। तो बेसिकली ये वैल्यू इनटू 20,000 करके हम लोगों ने आंसर निकाला था, ठीक है। तो
इनटू क्या हो जाएगा 20,000, तो फर्स्ट ईयर डिप्रिशिएशन लगेगा 2,40,000, ठीक है, फर्स्ट ईयर 2,40,000 डिप्रिशिएशन लगेगा, क्योंकि कंजम्पशन पैटर्न 2020 है, इसके बाद भी 2,40,000, इसके बाद भी 2,40,000 लगेगा, फिर इसके बाद जाके चेंज होगा, ठीक है। तो आई होप कि तुम लोग को याद आ रहा होगा, और अगर याद नहीं भी है तो अभी क्वेश्चन देख के, अगर कुछ भी याद नहीं है, पूरा ही ब्लैंक है, तो भी तुम लोग अभी देख के इसको समझ पाओगे कि डिफरेंस क्या हुआ। तो बेसिकली एसएलएम ही बना, एसएलएम मेथड का फॉर्मूला यूज हो रहा है, एसएलएम की तरह 3 साल एक जैसा चार्ज होगा, फिर आगे के 4 साल एक जैसा, फिर आगे के 3 साल एक जैसा, तो इसीलिए ये एसएलएम मेथड है। लेकिन ये कौन सा मेथड के नाम से जाना जाता है? प्रोडक्शन यूनिट मेथड के नाम से जाना जाता है, जहां पर कंजम्पशन के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग डेप्रिशिएशन का वैल्यू लगाते हैं, ठीक है। इसमें एसएलएम है, फिर भी चेंज होता जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, यहाँ पर हमें बोला है कि इस क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पर सॉरी इस जो नोट्स में आते हैं, रिजल्ट इन ए चार्ज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड यूजर आउटपुट, हम लोग का एक्सपेक्टेड आउटपुट या यूज क्या है उसके ऊपर बेस करके, जैसे 20, 15, 10 इसके ऊपर बेस करके हम लोग डेप्रिशिएशन अप्लाई करते हैं। और ये हो गया डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मतलब है जब हम लोग का डेप्रिशिएशन का वैल्यू हर बार चेंज होते जाता है, ठीक है। जैसे मान लो 100 है, 10% मान लो डेप्रिशिएशन है, तो पहले साल 10 कितना बचा 90, फिर इसके ऊपर 10%, इसके ऊपर लगेगा 10% बचे हुए वैल्यू पे, तो 81, फिर इस पे 10%, ऐसे करके चलता है। रिजल्ट इन डिक्रीजिंग चार्ज ओवर द यूजफुल लाइफ, हर बार जो है चार्ज डिक्रीज हो रहा है, पहले 10 रुपए का डिप्रिशिएशन, फिर 9 रुपए का, अभी हो जाएगा 8.1। जब ऐसा हमें करने का जरूरत है तब हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस यूज करते हैं, बैलेंस मेथड। और अगर हम लोग रिजल्ट इन ए कांस्टेंट चार्ज ओवर द यूजफुल लाइफ, जो यूजफुल लाइफ है उसके अकॉर्डिंग अगर एक ही जैसा हम लोग चार्ज करना चाहते हैं तो एसएलएम यूज करते हैं, इफ द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एसिड डज नॉट चेंज। और उसके साथ साथ एक कंडीशन ये भी है कि रेसिडुअल वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेसिडुअल वैल्यू अगर चेंज हो जाएगा तो हम लोग का फिर मतलब कांस्टेंट चार्ज कैसे होगा, नहीं होगा ना। जैसे मान लो अगर हमारा रेसिडुअल वैल्यू ही हम लोगों ने चेंज कर दिया, जैसे कि ये देखो इसमें, इस क्वेश्चन में हम लोग हर बार जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो 20 लाख माइनस 2 लाख ही करेंगे, एक बार इंटू 20,000, मतलब हम लोग पहले 3 साल का डेप्रिशिएशन लगाएंगे, 20 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाई 1.5 लाख इंटू 20,000 यूनिट, ये पहले 3 साल लगेगा। नेक्स्ट लगेगा 20 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 15,000 यूनिट, ऐसे करके लगेगा। लेकिन कहीं पर भी ये कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है, कहीं पर भी हमारा यूजफुल लाइफ सॉरी रेसिडुअल लाइफ जो रेसिडुअल वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, रेसिडुअल वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एसएलएम मेथड तभी यूज होगा अगर हमारा रेसिडुअल वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, ये भी एक कंडीशन है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं जो हमें यहाँ पर पूछा था कि एनटीटी बी का एक ब्लेंडिंग मशीन है और वो ब्लेंडिंग मशीन केमिकल बनाती है, जिस केमिकल से आउटपुट जो है कंसिस्टेंट है, कम भी नहीं है ज्यादा भी नहीं है, हर साल एक ही तरह का आउटपुट मिल जाता है, और इस आउटपुट को कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट में काम में लगा सकती है। और ऐसे मशीन मार्केट में जो है 5 साल के गैप में नए इंप्रूवमेंट के साथ हमें मिल जाते हैं। कौन सा डेप्रिशिएशन मेथड इनको फॉलो करना चाहिए ये हमें बताना पड़ेगा। तो देखो एक बात तो कंफर्म है कि डब्ल्यूटीवी मेथड तो हमें नहीं करना है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली एक ही जैसा प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग ओवरऑल बोले तो हमें एसएलएम मेथड यूज करना चाहिए, क्योंकि यूनिट ऑफ प्रोडक्शन भी तो एसएलएम का ही एक पार्ट है, ठीक है। अब प्रोडक्शन पैटर्न के ऊपर डिपेंड करके हम लोग ये वाला मेथड लगाएंगे। मतलब क्या डिफरेंस हो जाता है इसमें और इसमें, है तो ये भी एसएलएम, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ करते हैं, यहाँ पर हम लोग करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इनटू कंजम्पशन पैटर्न लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ऐसे नहीं करके एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इनटू जितने साल उसे यूज करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें अगर ओवरऑल आंसर बोलना है तो हमें बोलना चाहिए एसएलएम मेथड लगाओ, ठीक है। और उसके अंदर अगर प्रोडक्शन यूनिट मेथड लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। और तो फिर तुम लोग सोचोगे मैंने ऐसे क्यों लिखवाया, क्योंकि AS10 में हमें इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि मेथड्स ऑफ डेप्रिशिएशन ये 3 माने गए हैं, ठीक है, इसीलिए। लेकिन मैंने तीनों का अलग अलग मतलब जो है वो तुम लोग को समझा दिया। चलो अब देखते हैं यहाँ पर
हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए? देखो आंसर क्या दिया है, द स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन मेथड शुड बी अडॉप्टेड। क्यों? बिकॉज द प्रोडक्शन आउटपुट इज कंसिस्टेंट फ्रॉम द ईयर टू ईयर। तो देखो ये मेथड तो हमारा तब एप्लीकेबल होता है ना, ये देखो प्रोडक्शन यूनिट मेथड तो तब एप्लीकेबल होता है जब हमारा प्रोडक्शन कंसिस्टेंट तो है लेकिन एक सर्टेन ईयर तक, फिर चेंज, ये भी तो एक रीजन हो जाता है ना, तो इसीलिए मैंने ये एग्जांपल निकाला। तो यहाँ पर इससे बेटर तो फिर एसएलएम है, मतलब एसएलएम ही लिख दो। प्रोडक्शन यूनिट तो हमारे दो तरीके से यूज हो सकता है, अगर ये पूरा ही 20,000 का प्रोडक्शन चलता तो भी एसएलएम यूज हो सकता है। एसएलएम से जो आंसर आएगा जो है प्रोडक्शन यूनिट से भी वही आंसर आ जाएगा। लेकिन जब कंजम्पशन पैटर्न में थोड़ा थोड़ा चेंज है तो हम लोग डेटा में यूनिट का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए देखो यहाँ पर आंसर कैसे लिखा है, द स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड एडॉप्टेड बिकॉज द प्रोडक्शन आउटपुट इज कंसिस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। अगर आउटपुट कंसिस्टेंट है तो हमें एसएलएम ही यूज करना चाहिए। फैक्टर्स सच एज मेंटेनेंस कॉस्ट और टेक्निकल ऑब्सोलेसेंस शुड बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग द ब्लेंडिंग मशीन्स यूजफुल लाइफ। मतलब क्या बोल रहा है, एसएलएम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो एसएलएम के लिए क्या चाहिए, ओरिजिनल कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू चाहिए, ठीक है, और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ चाहिए। ओरिजिनल कॉस्ट कैसे पता चलेगा, या तो हम लोग मशीन को परचेज करते हैं, देखो मार्केट में परचेज, इन्होंने परचेज बताया है, देखो ये देखो इंडस्ट्रियल केमिकल्स मैन्युफैक्चर यूजेस, ब्लेंडिंग मशीन यूज करते हैं। अब परचेज करें, खुद से बनाए, किसी एक्सचेंज में लाए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉस्ट निकाल लेंगे। स्क्रैप वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, स्क्रैप वैल्यू हम लोग ऐसे डिसाइड कर सकते हैं मार्केट में कैसे में, मतलब कितने दिन यूज के बाद उसका क्या कंडीशन होता है उसके अकॉर्डिंग, ये तो एस्टिमेटेड होता है स्क्रैप वैल्यू। हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं कि हाँ अगर हम लोग इसे इतने दिन यूज करेंगे तो उसके बाद इतने में बिक जाएगा। जैसे मान लो तुम लोग अपने मोबाइल का एक मार्केट के साथ जो है मैच करके बोल ही सकते हो ना कि मेरा ये 10,000 का मोबाइल 2 साल यूज करने के बाद कम से कम 3,000 में तो बिक ही जाएगा, एस्टिमेटेड है स्क्रैप। अब बिक भी सकता है उससे ज्यादा में भी, उससे कम में भी, एस्टिमेटेड, ठीक है। और यूजफुल लाइफ कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या एस्टिमेशन लेंगे, वो भी एस्टिमेटेड है। वो डिपेंड करता है कि देखो जैसे यहाँ पर बोला है ना 5 साल के गैप में नया नया मशीन आ जाता है, तो नॉर्मली यूजफुल लाइफ हम लोग का कितना होना चाहिए, फिर 5 ही होना चाहिए। तो वही बोला है, देखो फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर को कंसिडर करना है। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, जैसे कि वहां बोला था हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है, देखो यहाँ पर बोला था ना ईयर टू ईयर मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है। तो अगर 5 साल में नया मशीन आ जाएगा और मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रहा है तो हमें नया मशीन ही ले लेना चाहिए। तो यूजफुल लाइफ क्या होगा उसको डिसाइड करने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि मेंटेनेंस कॉस्ट कितना लग रहा है। टेक्निकल ऑब्सोलेसेंस का मतलब है कि टेक्नोलॉजिकली वो कितना ओल्ड, यानी कि कितना जो है मतलब पुराना हो जा रहा है, ठीक है। टेक्निकली वो कितना ओल्ड फीचर्स हो जा रहा है उसमें, तो उसका देखना पड़ेगा कि कितने दिन में ये पुराना हो जा रहा है। ये सब देख के हम लोग उसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में मेरे हिसाब से तो 5 साल ही लेना चाहिए, क्योंकि 5 साल में नया मशीन आ जाएगा तो नए टेक्नोलॉजी वाला ले लो, ठीक है, क्योंकि काम तो आना ही है मशीन। अगर मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ता ही जाएगा तो ओल्ड मशीन को रख के भी कोई फायदा नहीं है। तो 5 साल से ज्यादा तो इसे यूज करना बेकार है, क्योंकि 5 साल में नया इंप्रूवमेंट, नया जेनरेशन, नया फीचर्स वाला मशीन हमें मिलेगा, और ऊपर से पुराने मशीन का मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। तो 5 साल में नया अवेलेबल है तो 5 साल ही इसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ रखना चाहिए। तो इन्होंने भी वही बोला है कि मेंटेनेंस कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए टेक्निकल ऑब्सोलेसेंस यानी टेक्नोलॉजिकली कितना अपडेटेड वर्जन मार्केट में आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग उसका यूजफुल लाइफ को डिसाइड कर सकते हैं, और मेथड के अकॉर्डिंग एसएलएम मेथड यूज कर सकते हैं, यही बोला है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो ये वाला इलास्ट्रेशन 16, इसमें क्या बोला है, देखो इलास्ट्रेशन 16 में हमें बोला है एंटिटी ए कैरिड प्लांट एंड मशीनरी इन इट्स बुक वैल्यू एट 2 लाख। एंटिटी ए जो है वो अपने बुक्स में एक प्लांट एंड मशीनरी को दिखा रही है 2 लाख में, बुक वैल्यू बोला है 2 लाख। दीज वेयर डिस्ट्रॉयड इन ए फायर। अब ये प्लांट मशीनरी जो है वो आग लगने के कारण वो जो है पूरा जल गया है, ठीक है। द एसेट वेयर इंश्योर्ड, लेकिन इन्होंने ना इंश्योरेंस करवा रखा था, इस प्लांट एंड मशीनरी को इंश्योरेंस करवा रखा था, इंश्योर्ड था। अब इंश्योरेंस करवाने से क्या होगा, लोग इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा एनटीटी और बोलेगा कि देखो मेरा एसेट जो है जल गया है, मैंने तो इंश्योरेंस करवा रखा था। अब इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी का टर्म्स देखो, बोल रहा है न्यू फॉर ओल्ड, मतलब पुरानी मशीन के बदले नया मशीन दे देंगे। कौन बोला था, इंश्योरेंस कंपनी बोला था। एंड वे आर रिप्लेस्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी विद न्यू मशीन्स दैट
कॉस्ट 20 लाख। बोल रहा है इंश्योरेंस कंपनी ने जो इंश्योरेंस का टर्म्स कंडीशन लगाया था वो ऐसा बोला था इंश्योरेंस कंपनी ने कि हम लोग पुराने मशीन के बदले नया मशीन दे देंगे, ठीक है, जो कि 20 लाख का होगा, ठीक है, 20 लाख का। अब यहां पर बोला है द मशीन वेयर एक्वायर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, मशीन इंश्योरेंस कंपनी लेके चली गई, आग लग गया ना तो मशीन इंश्योरेंस कंपनी लेके चली गई एंड द कंपनी डिड नॉट रिसीव 20 लाख एज कैश कंपेंसेशन, लेकिन एंटिटी ए को अभी तक 20 लाख नहीं मिला। अब तुम लोग ये मत सोचो कि 2 लाख के मशीन के बदले 20 लाख देगी इंश्योरेंस कंपनी, क्या बेवकूफ है? नहीं, ये तो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू मतलब एसिड को यूज करने के बाद यूज होता गया, यूज होता गया, यूज होता गया, और 20 लाख का मशीन का अभी वैल्यू 2 लाख दिख रहा है जब ये मशीन में आग लग के मशीन जल गया। ऐसा मत सोचो कि 2 लाख का मशीन देगी और 20 लाख रुपए लेके जाएगी, ऐसा बात नहीं है। बात यह है कि मशीन पहले जो 20 लाख का था वही यूज होते होते तो 2 लाख का हो गया, और जब ये 2 लाख का हुआ तब जो है फायर ऑकर हुआ और आग लग के जल गया। अब ये ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी ए जो है ये चली गई किसके पास? ये चली गई है इंश्योरेंस कंपनी के पास और बोल रही है कि देखिए आप लोगों ने बोला था कि पुराने के बदले नया मशीन दे देंगे, ठीक है, पुराने के बदले नया मशीन दे देंगे 20 लाख वाला। अब मशीन तो इंश्योरेंस कंपनी आके लेके चली गई जो मशीन में आग लग के जल गया था, लेकिन जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को 20 लाख दे देंगे वो अभी तक नहीं दिया है, ठीक है, जो प्रॉमिस किया था 20 लाख दे देंगे वो अभी तक नहीं दिया है। स्टेट हाउ एंटिटी ए शुड अकाउंट फॉर द सेम। अब इसके लिए एंटिटी ए को क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना चाहिए ये पूछा गया है, ठीक है, क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, जो 2 लाख का मशीन जल के लॉस हो गया इसको कंपनी पीएल में दिखाएगी, ठीक है, ये तो पूरा लॉस है, ये कंपनी पीएल में दिखा देगी। देखो एंटिटी ए शुड अकाउंट फॉर ए लॉस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डी रिकॉग्निशन ऑफ द कैरिंग वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी इन अकॉर्डेंस विद ए स्टेट। ए स्टेट के हिसाब से जो कैरिंग वैल्यू है, जो एसिड जल गया है जिसका कैरिंग वैल्यू यानी बुक वैल्यू 2 लाख का था, उतने के लिए कंपनी लॉस दिखा देगी, मतलब ऐसे लिखेगी पीएल डेबिट टू मशीन लॉस्ट बाय फायर, ठीक है, मशीन लॉस्ट बाय फायर बोल के कितना दिखा देगी 2 लाख, ठीक है, ये सबसे पहले उसे दिखाना चाहिए, वही बोला है। लॉस इन ए शुड अकाउंट फॉर लॉस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑन डी रिकॉग्निशन। डी रिकॉग्निशन मतलब उसे हटा रही है, ये क्रेडिट हो गया मतलब ही तो डी रिकॉग्नाइज्ड हो गया, रिकॉग्नाइज मतलब रिकॉर्ड करना, डी रिकॉग्नाइज मतलब उसे डिस्कार्ड करना। ऑफ द कैरिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कौन से वैल्यू पे डिस्कार्ड करेगी? जिस वैल्यू पे रिकॉर्डेड है, जितने पे रिकॉर्डेड है, आगे का तो वैल्यू यूज कर लिया, 18 लाख तो यूज कर लिया, 18 लाख मैंने कैसे बोला 20 लाख का होता है ये मशीन, 2 लाख का पड़ा हुआ था तब आग लगा तो 18 लाख का तो यूज हो गया, तो बाकी कैरिंग वैल्यू से इस मशीन को हम लोग डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। पहला कंडीशन तो ये है। अब बोल रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी आई और आके जला हुआ मशीन लेके चली गई, लेकिन इनको अभी तक 20 लाख नहीं दिया है, लेकिन प्रॉमिस तो ऐसा ही है एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कि मिल जाएगा, तो उसके लिए ये लोग क्या एंट्री कर सकते हैं? उसके लिए ये लोग ये एंट्री कर सकते हैं इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। जैसे हम लोग डेटर से पैसा मिलता है तो क्या लिखते हैं? डेटर टू सेल। मान लो हम लोगों ने क्रेडिट सेल किया तो डेटर टू सेल करेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा तो इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल रिसीवेबल, या फिर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल भी लिख सकते हो, या फिर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों में से कोई एक। टू पीएल, ठीक है, टू पीएल कितना हो जाएगा? 20 लाख, ठीक है, 20 लाख हो जाएगा कि इंश्योरेंस कंपनी से हमें ये पैसा मिलने वाला है, ठीक है, तो ऐसे करके वो रिकॉर्ड कर सकते हैं 20 लाख। अभी तक मिला नहीं है ना, लेकिन मिल जाएगा, तो वही बोला है। देखते क्या लिखा है, एंटिटी ए शुड सेपरेटली रिकॉग्नाइज ए रिसीवेबल, ये देखो रिसीवेबल एंड ए गेन इन इनकम स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी प्रोसीड्स अंडर एस 29 रिवाइज्ड।
बताते हैं क्या बोला है। ये एंट्री तुम लोग को पास करना पड़ेगा। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कोई भी एक चीज ही लिखो, इसे ही लिख लो, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पीएल। मतलब ये इनकम मेरा फ्यूचर में होने वाला है, तो इनकम को हम पीएल में दिखाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में भी दिखाते पीएल, लेकिन ये तो पीएल का आइटम है, ये तो सेल करके इनकम नहीं है कि हम लोग ट्रेडिंग में दिखाते। ऐसे इनडायरेक्ट इनकम को हम लोग पीएल में दिखाते हैं, तो पीएल में ये इनकम को हम लोग रिसीवेबल बोल के दिखाएंगे, क्योंकि अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। और ये जो रूल्स है ना, ये जो एंट्री हो रहा है, इसके लिए हमें कौन गाइड करता है? AS29, जो हमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में बताता है। AS29 जो है ये हमें बताता है। अच्छा, मुझे फिलहाल तो नाम याद नहीं आ रहा है, प्रॉपर नाम AS29 का क्या है याद तो भी नहीं आ रहा। चलो, बोला है कि एंटिटी शुड सेपरेटली रिकॉग्नाइज द रिसीवेबल एंड ए गेन, ये देखो, रिसीवेबल एंड ए गेन इन द इनकम स्टेटमेंट, मतलब पीएल में, फ्रॉम द इंश्योरेंस प्रोसीड्स, इंश्योरेंस प्रोसीड्स से जो मिलने वाला है। और ये जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, ये AS29 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग AS29 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, AS29 रिवाइज, ठीक है। मतलब ये रूल्स जो है, वंस रिसिप्ट इज वर्चुअली सर्टेन, जब हमारा ये रिसिप्ट वर्चुअली सर्टेन हो जाएगा, the receivable should be measured at fair value of the asset that will be provided by the insurer, ठीक है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? रिसीवेबल अमाउंट जो है वो हम लोग मेजर करेंगे एट द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, एसेट के फेयर वैल्यू के साथ। मतलब इंश्योरेंस कंपनी तो हमें 20 लाख दे देगी, लेकिन मार्केट में जब हम लोग ये एसेट खरीदने जाएंगे तो हमें कितना में मिलेगा वो तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी बोली थी ओल्ड के लिए न्यू दे देंगे। मतलब पुराना मशीन अगर 20 लाख का था तो हम लोग भी 20 लाख दे देंगे, लेकिन हम लोगों को ये मशीन जब रिप्लेस करना पड़ेगा तब जरूरी तो नहीं है मार्केट में वो अब भी 20 लाख का ही मिल रहा होगा। तो वही बोला है, जो रिसीवेबल अमाउंट होगा उसे हम लोग फेयर वैल्यू के साथ मेजर करके देखेंगे, जो हमें इंश्योरर ने, ये देखो, इंश्योरर मतलब जिसने इंश्योरेंस, मतलब जिसके पास हम लोगों ने इंश्योरेंस किया था, इंश्योरर मतलब हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी का बात हो रहा है। The receivable should be measured at fair value of the asset that will be provided by the insurer, ठीक है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने जो वैल्यू हमें दिया, यानी कि 20 लाख वो देने वाले हैं, क्योंकि उनके साथ हमारा ऐसा ही डील हुआ था, न्यू फॉर ओल्ड फॉर न्यू, ठीक है, सॉरी न्यू फॉर ओल्ड, न्यू फॉर ओल्ड, पुराना वाला लेके चले जाएंगे और पुराना जितने का था उतने का कैश दे देंगे। तो वही बोल रहा है, जो रिसीवेबल अमाउंट है वो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग फेयर वैल्यू, यानी मार्केट में उस एसेट का वैल्यू क्या है उसके साथ उसे चेक करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर एंटिटी ए को दो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एक तो जब एसेट जल गया उसके लिए हम लोग लॉस रिकॉर्ड करेंगे, उसे पीएल में दिखा देंगे, और सेकेंड हम लोगों का रिसीवेबल बोल के उसको रिकॉर्ड कर देंगे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पीएल, ठीक है, क्योंकि ये इनकम होगा तो उसको पीएल में रिकॉर्ड कर देंगे। और उसके बाद जैसे ही हमें वो पैसा मिल जाएगा उसे हम लोग क्या करेंगे, फेयर वैल्यू, मार्केट में उस एसेट का फेयर वैल्यू क्या है उसके साथ हम लोग उसे कंपेयर करके देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। AS29 बोला है ना, AS29 रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं होता है, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता है, ठीक है। AS29 जो है ये वाला, AS29 मुझे अभी तो याद नहीं है, ये शायद इंश्योरेंस कंपनी के लिए होगा। एक सेकंड हम बता देते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है, ये अगर तुम लोग नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन हम बोल रहे थे ना ए रेवेन्यू रिकॉग्निशन, नहीं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन AS9 है, हम गलती से बोल दिए, AS9 है। AS29 जो है ये मुझे लगता है जितना इंश्योरेंस कंपनी के लिए, हाँ, कंटिजेंट लाइबिलिटीज के लिए है, कंटिजेंट लाइबिलिटीज और एसेट के लिए है, ठीक है, कंटीजेंट लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट के लिए है, ठीक है। मतलब कंटीजेंट लाइबिलिटी एसेट का बात यहाँ पर क्यों आया? कंटीजेंट एसेट या लाइबिलिटी मतलब तुम लोग लॉ में पढ़ते हो ना, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि अगर कुछ सिचुएशन हुआ तो, मतलब जैसे मान लो कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आज जो है बारिश हुआ तो हम क्लास लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, मतलब किसी इंसिडेंट के ऊपर जब डिपेंड करता है। कंटीजेंट मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के ऊपर जो वारंटी पीरियड चलता है, ठीक है, इंश्योरेंस क्या होता है, जैसे वारंटी होता है ना, कुछ भी आजकल प्रोडक्ट खरीदने जाओगे, जैसे मान लो एक एसी खरीदा, उसका भी वारंटी होगा, ठीक है। वारंटी पीरियड में क्या होता है कि
अगर मेरा एसी में कुछ भी रिपेयर्स मेंटेनेंस का जरूरत हुआ या फिर कुछ सर्विसिंग का जरूरत हुआ या फिर कुछ पार्ट्स जो है खराब हो गए हैं, तो उसका हो सकता है वारंटी में लिखा हुआ रहेगा कि क्या क्या सर्विस हमें फ्री में मिलेगा या फिर किस तरीके के सर्विस के लिए हमें कुछ अमाउंट पे करना पड़ सकता है। तो वारंटी पीरियड अलग अलग तरीके का होता है। कहीं पर बोला हुआ रहता है नहीं पार्ट्स रिप्लेस नहीं होगा, इस तरीके का आपको इतने सारे फीस फ्री सर्विस मिल जाएंगे, या फिर इतना ये पार्ट्स रिप्लेस होगा लेकिन इस तरीके का पार्ट्स रिप्लेस नहीं होगा। इस तरीके से वारंटी पीरियड में क्या क्या हमें फैसिलिटी मिल सकता है वो दिया हुआ रहता है, और वारंटी करवाने पे हमें खर्चा देना पड़ता है। अब कंपनी के लिए क्या है, देखो वारंटी तो कंपनी ने दे दिया है, जितने भी प्रोडक्ट बेचे सब पे वारंटी दे दिया, और वारंटी देने के लिए कंपनी ने पैसा भी लिया कस्टमर से। अब वारंटी पीरियड में किसका किसका एसेट मतलब किसका किसका प्रोडक्ट खराब होगा वो तो कंपनी को भी नहीं पता। मैंने एक लैपटॉप लिया जिसका वारंटी था 1 ईयर, तो 1 ईयर में जो भी वारंटी था एक भी मुझे अवेल नहीं करना पड़ा क्योंकि मेरा लैपटॉप खराब ही नहीं हुआ, हम गए ही नहीं सर्विस करवाने के लिए, कुछ भी मुझे रिपेयर मेंटेनेंस कुछ भी जरूरत नहीं हुआ। तो इसका मतलब कंपनी ने मेरे से जो वारंटी का पैसा लिया था वो कंपनी के लिए पूरा का पूरा बेनिफिट हो गया, ठीक है, क्योंकि कंपनी को उस वारंटी पीरियड में मुझे कोई सर्विस देना नहीं पड़ा। लेकिन वो तो कंपनी को भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था कि मुझे सर्विस लेना है, और कंपनी को नहीं पता था कि उसे सर्विस देना है या नहीं देना है। मतलब कंटिंजेंट इवेंट होगा कि नहीं होगा नहीं पता। तो कंपनी क्या करेगी अपने बैलेंस शीट में फुट नोट में, ठीक है, बैलेंस शीट के फुट नोट में कितना प्रोबेबल जो है खर्चा आ सकता है इस तरीके के प्रोडक्ट बेचने के बाद, वारंटी पीरियड में कितना खर्चा आ सकता है लगभग, उसका एक एस्टिमेट करके वो फुट नोट में वो लाइबिलिटी लिख लेगी। अब मान लो कि उन्होंने 10 प्रोडक्ट बेचा, उसमें से 5 लोगों का उन्होंने मान लो 8 लोगों को सर्विस देना पड़ा, 2 लोगों को नहीं देना पड़ा, तो 8 लोगों के लिए वो लाइबिलिटी ऑकर्ड हुआ, 2 लोगों के लिए नहीं हुआ। इस तरीके की चीजों को कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। कंटिंजेंट एसेट भी होता है, जैसे मान लो कोई किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ केस चल रहा है, अब जो जीतेगा उसे मान लो प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट चल रहा है, जो जीतेगा उसे वो प्रॉपर्टी मिल जाएगा। अब जीतने से प्रॉपर्टी मिलेगा, ठीक है, जो केस जीत जाएगा उसे प्रॉपर्टी मिलेगा। तो मान लो कि 2 एंटिटी है ए और बी, ठीक है, तो ए ने भी अपने बैलेंस शीट में कंटिंजेंट एसेट दिखा रखा, मान लो प्रॉपर्टी 1 करोड़ का है, लेकिन वो एसेट साइड में नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी तक प्रॉपर्टी उसके नाम का नहीं हुआ है। जब मान लो ए केस हार गया तो बी जीत गया, तो बी ने जो अपने फुट नोट में बैलेंस शीट के फुट नोट में कंटिंजेंट एसेट लिख रखा था वो अब एसेट के अकॉर्डिंग यहाँ दिखा देगा क्योंकि उसका ओनरशिप आ गया। तो कंटिंजेंट का मतलब है कि हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा वो डिपेंड कर रहा है किसी एक इंसिडेंट पे। जैसे मुझे वारंटी पीरियड पे सर्विस कंपनी को देना है कि नहीं देना है वो डिपेंड करता है मेरा लैपटॉप खराब होगा या नहीं होगा। मुझे एसेट मतलब एंटिटी बी को एसेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा डिपेंड करता है कि केस वो जीतने वाले हैं या नहीं जीतने वाले। तो इस तरीके के चीजों को बोला जाता है कंटिंजेंट एसेट और लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी हुआ तो लाइबिलिटी, एसेट हुआ तो एसेट, पेएबल है तो लाइबिलिटी, रिसीवेबल है तो एसेट। तो यहाँ पर एसेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से जो अमाउंट मिलने वाला है, क्योंकि अभी तक तो इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिया है, दे देने पे वो रिकॉर्ड कर देंगे, जब तक नहीं देंगे तब तक उसे क्या करेंगे, यहाँ पर बोल रहा है गेन होगा, रिसीवेबल होगा, ऐसा बोल के वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, अंडर AS 29 ये बोला है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों को कुछ एमसीक्यूज दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग एमसीक्यूज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पर एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन है छोटा सा, वो हम लोग कर सकते हैं। देखो यहाँ पर बोला है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में हमें हेड्स दे दिया है, 3 हेड के अंडर हम लोगों को ये सारे आइटम कौन से हेड के अंदर आएगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे बोलोगे, जैसे देखो यहाँ पर बोला है परचेज प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। परचेज प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का मतलब क्या था, जब हम लोग एसेट को परचेज कर रहे हैं तो हमारे सप्लायर को या क्रेडिटर को, जो भी बोलो, या जिनसे हम लोग परचेज कर रहे हैं उनको जो पेमेंट करते हैं उसे बोला जाता है परचेज प्राइस, ठीक है। और उस परचेज प्राइस में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते थे, हम लोग उसमें इंक्लूड करते थे ऐसा टैक्स का अमाउंट जो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, ऐसा टैक्स का अमाउंट जो नॉन रिफंडेबल है ये हम लोग अपने
हमें परचेज प्राइस में ऐड करते थे, ठीक है। और अगर हमें कोई ट्रेड डिस्काउंट मिलता था तो वो हम लोग यहाँ से लेस कर देते थे, ठीक है। और अगर रिफंडेबल टैक्स है तो वो हम लोग ऐड नहीं करते थे। तो परचेज प्राइस में मेनली हम लोग का ये सब आइटम जाता था। और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में क्या जाता था, कैरेज इनवर्ड जाता था, कार्टेज जाता था। अगर तुम लोगों को याद है तो मैंने लाइन बाय लाइन कितना सारा डेटा लिखवाया था। जैसे कि देखो हम यहाँ पर दिखा देते हैं, इसमें तो नहीं मिलेगा, रुको हम तुम लोग को दिखा देते हैं ताकि तुम लोग आंसर दे पाओ, रिलेट कर पाओ। ये कॉपी में तो सारा चीज लिखा हुआ है, लेकिन तुम लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। ऐसे तो तुम लोग देखते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हम तुम लोग को यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग कहाँ से देख के बोल सकते हो कॉपी में। एक सेकेंड, ये वाला यहाँ पर देखो, परचेज प्राइस का मतलब क्या क्या होता है पर्टिकुलरली, और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब क्या क्या होता है, ये दोनों चीज समझना पड़ेगा। ये देखो, ये देखो परचेज प्राइस का मतलब होता है एसेट्स का परचेस करने का जो प्राइस है इंक्लूड क्या क्या करेगा, ड्यूटीज टैक्सेस विच आर नॉन रिफंडेबल और फॉर विच क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, एनी डिस्काउंट और रिबेट अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेस दैट इज ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट द पार्ट ऑफ परचेस प्राइस। परचेस प्राइस का मतलब बस इतना सा होगा। और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब क्या क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि एसेट को प्रेजेंट लोकेशन तक लाने के लिए जो खर्चा हो रहा है, या प्रेजेंट उसको यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा हो रहा है, या फिर यहाँ पर बोला है, अच्छा यहाँ पर बोला यूजेबल कंडीशन में लाना चाहता है मैनेजमेंट, ताकि वो जैसा चाहता है वैसा यूज कर पाए, उसका एक्सपेंस, फ्रेट, कार्टेज, ट्रांजिट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, लाइसेंस फीस, लीगल एक्सपेंस, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, ट्रायल रन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट, डेट ऑफ बोरोइंग टिल द एसेट इज रेडी टू यूज। लेकिन क्वालिफाइंग एसेट होगा तभी होगा। मतलब बोरोइंग कॉस्ट नॉर्मली डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं होता है, बोरोइंग कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं होता है, सिर्फ अगर कोई एसेट क्वालिफाइंग एसेट है तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर बोला है इनिशियल एस्टिमेट ऑफ डी कमीशनिंग और डिसमेंटलिंग कॉस्ट और डिमोलिशन एटसेट्रा, और प्रेजेंट वैल्यू लेना पड़ेगा डी कमीशनिंग का। इसका मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लो हम लोगों ने एक रेंटेड प्लेस में फैक्ट्री लगाना चाहा, तो उसमें हम लोगों ने कुछ चेंज करना चाहा, तो ओनर ने बोला ठीक है आप अभी चेंज कर लो, लेकिन आपका एग्रीमेंट मेरे साथ 15 साल का है, 15 साल बाद जब आप ये जगह छोड़ के जाओगे तो जो भी चेंजेस कर रहे हो ना वो मेरा एज इट इज कर देना। मतलब हमें पता है कि आफ्टर 15 ईयर्स हमारा एक एक्सपेंस होने वाला है इस एसेट को लगाने के लिए, तो उसका आज का वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि 15 साल बाद इस जगह को एज इट इज बनाने का जो खर्चा है उसका आज का वैल्यू कितना है, वो हमें एसेट के कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। ये सारी चीज हम लोगों ने पढ़ा था। तो बेसिकली परचेज प्राइस का मतलब परचेज प्राइस, कुछ अगर रिबेट अलाउड है, डिस्काउंट है, वो लेस कर दो, अगर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है तो ऐड करो, अगर रिफंडेबल है तो मत लो। परचेज प्राइस का मतलब बस इतना सा। और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब है एसेट को रेडी टू यूज तक का जो भी खर्चा होगा। परचेस का ये हो गया, परचेस के बाद उसे रेडी टू यूज तक रेडी टू यूज बनाने के पहले तक का जो भी खर्चा है वो सारा का सारा हम लोगों का कैरिंग कॉस्ट होगा, सॉरी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होगा, जिसमें बोरोइंग कॉस्ट जो मैंने लिखा है वो सिर्फ तभी आता है जब क्वालिफाइंग एसेट है, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पॉइंट दे दिया है कौन सा कहां पर आएगा, तो परचेस प्राइस का मतलब क्या क्या होगा मैंने बता दिया, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब क्या क्या होगा वो भी मैंने बता दिया। फिर बोला है कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड इन डिटरमाइन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी, वो ये थर्ड हेड जो है वो सारे कॉस्ट को हमें आइडेंटिफाई करके बताना है कि जो कॉस्ट हमारा कैरिंग अमाउंट आइडेंटिफाई करने में काम नहीं आएगा, मतलब जो हमारे पीपी के कॉस्ट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखो जैसे बोला है इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस, मतलब अगर हम लोग कोई पीपी परचेज कर रहे हैं और उसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी पे कर रहे हैं, मतलब इंपोर्ट यानी फिर आउट ऑफ इंडिया से ले रहे हैं, तो इंपोर्ट ड्यूटी और नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस दे रहे हैं, तो ये खर्चा कहाँ आना चाहिए, इसमें ऐड होना चाहिए पीपी के कॉस्ट में, या फिर ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होगा, या फिर वो पीपी के कॉस्ट में आएगा ही नहीं। कौन सा पॉइंट आंसर होगा बताओ, बोलो।
बोलो कौन सा होगा? इंपोर्ट ड्यूटी अभी अभी तो बताया, टैक्सेस ड्यूटीज कहाँ पर आएगा? देखो मैंने तो ये पेज ओपन भी रखा है, तुम लोग भी अपने कॉपी में निकालो ना। बोलो आंसर क्या होगा? परचेज प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जाएगा, या फिर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में जाएगा, या फिर ये कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड इन, मतलब ये पीपी के किसी भी कॉस्ट में नहीं आएगा। नॉट, ये इसका मतलब है ना तो ये पीपी के कॉस्ट में आएगा ना तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। बोलो कौन सा आंसर होगा, क्या लग रहा है? बोलो बोलो। अरे गलत होगा तो होगा, बोलो। अभी तो बोला टैक्स वैक्स किस में जाएगा? ये जो परचेज कर रहे हो, ये जो इंपोर्ट ड्यूटी दे रहे हो, ये किसको दोगे? इंपोर्ट ड्यूटी देके अगर कोई चीज परचेज कर रहे हो तो वो किसको देंगे हम लोग? बोलो। परचेस प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हाँ ठीक, परचेज प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाके ऐड हो जाएगा ये वाला प्राइस। अभी अभी तो मैंने लिस्ट डाउन दिखाया तुम लोग को क्या क्या हो रहा है। अच्छा, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट। अब एसेट को, अगर कोई एसेट को हम लोगों ने जैसे खरीद लिया है, अब उसको डिलीवरी करवाना पड़ेगा, खरीद के थोड़ी ना सप्लायर के पास रखना है। खुद यूज करेंगे तो अपने प्लेस तक लेके जाके उसे डिलीवरी करवाना पड़ेगा। डिलीवरी करवाने के टाइम पे उसे सही तरीके से डिलीवरी करवाना पड़ता है। तो डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट जो है वो क्या कॉस्ट है? पीपी का कॉस्ट है। पीपी का कॉस्ट मतलब परचेज प्राइस है, या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, या ये दोनों में से कोई भी नहीं है? अगर ये दोनों में से कोई भी नहीं है तो 0.3 होगा। तो बोलो इसमें कौन सा होगा? इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट कौन से कॉस्ट का पार्ट है? परचेज प्राइस का, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ पीपी का, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं? परचेज प्राइस में क्या क्या आएगा अभी तो मैंने बताया। परचेज प्राइस आएगा, टैक्स आ जाएगा, और कोई रिबेट है, ये ऐड नहीं, ये बेसिकली रिबेट लेस होता है, या फिर ट्रेड डिस्काउंट है, ये आएगा। बाकी जितने भी खर्चे हैं बिफोर, अप टू रेडी टू यूज तक, अप टू रेडी टू यूज तक, वो सब इसमें आता है। तो बोलो ये कहां पर आएगा? इसमें, इसमें, या दोनों में से किसी में नहीं? अगर दोनों में से किसी में नहीं तो यहाँ आएगा। अरे घर पे कोई एसेट खरीद, तो फ्रिज खरीद रहे हो, उसे डिलीवरी करवा के ला रहे हो, तो वो कौन सा कॉस्ट है? एसी खरीद रहे हो, क्योंकि ये सब तो मतलब ये तो कोई मोबाइल या लैपटॉप नहीं है कि खुद उठा के लेके आ जाओगे, उसके लिए तो डिलीवरी परचेस प्राइस में होगा। अभी अभी तो देखो मैंने नोट डाउन करवाया, परचेस प्राइस में होगा या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में होगा? ये तो लिखा हुआ है देखो, फ्रेट, कार्टेज, ट्रांजिट, इंश्योरेंस, लाइसेंस, साइट प्रिपरेशन, इंस्टॉलेशन, ट्रायल रन, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर ये देखो क्या लिखा है, एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन। तो ये डिलीवरी जो है ये तो हम लोग का परचेज प्राइस नहीं है। डिलीवरी कॉस्ट क्या परचेज प्राइस है? डिलीवरी कॉस्ट सोचो, हम लोग अगर डिलीवरी कॉस्ट पे कर रहे हैं तो क्या वो हम लोग इसीलिए पे कर रहे हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट का परचेज प्राइस है? नहीं, वो प्रोडक्ट का परचेज प्राइस नहीं है, खुद लेके नहीं आ सकते ना, इसीलिए डिलीवरी प्राइस पे करना पड़ रहा है। वो सप्लायर को नहीं जाता है। सोचो हम लोगों ने सप्लायर से एक मशीन खरीद लिया, अब उसे डिलीवरी करवाने के लिए हम लोग किसी पर्सन को हायर कर लिए, बोले चलो भाई मेरा ये जो मशीन है इसे डिलीवरी कर दो, तो ये प्राइस ना कभी भी सप्लायर को नहीं जाता है। अब हो सकता है कि सप्लायर हमें वो फैसिलिटी दे दिया कि देखिए आपका प्रोडक्ट हम लोग पहुंचा देंगे, लेकिन आपको हमारे लेबर को इतना देना पड़ेगा। अब आप खुद से भी करवा सकते हो, हमारे से भी करवा सकते हो, ये तो ऑप्शन रहता है ना। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो दुकानदार से ही करवा लेते हैं, लेकिन क्या वो पैसा दुकानदार के पॉकेट में जाता है? नहीं, जो डिलीवरी करते हैं डिलीवरी बॉय के पॉकेट में जाता है। अब हाँ, उसमें उनका कुछ कमीशन रहता है, कुछ सेट रहता है, वो बात अलग है कि भाई हम डिलीवरी करवाएंगे, लेकिन उसमें से हम डिलीवरी, मान लो डिलीवरी करवाने का चार्जेस हमसे 2000 ले लिया, लेकिन डिलीवरी बॉय को 1500 दिया, खुद 500 रख लिया, वो बात अलग है। लेकिन अगर हम लोग सप्लायर से ये फैसिलिटी नहीं लेके कि हम लोग खुद से लोगों को हायर करके बोलते हैं, तो फिर सप्लायर जो हम लोगों का डिलीवरी कॉस्ट हुआ वो परचेज प्राइस तो हुआ नहीं, वैसे भी नहीं हो रहा है। परचेज प्राइस में क्या क्या आता है? जो सिर्फ प्रोडक्ट के लिए हम लोग पे कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट के लिए नहीं पे कर रहे हैं, इसे हम लोग जैसा चाहते हैं वैसा यूज करने के लिए हम लोग पे कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास आएगा, पहुंचेगा, तब ना हम लोग यूज करेंगे। एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन।
तो फिर डिलीवरी कॉस्ट, उसको लेके आने का खर्चा, टू एंड कंडीशन, और ऐसा कोई भी कंडीशन जो हमारे लिए जरूरत का है ताकि हम लोग उसे जैसा चाहते हैं वैसा यूज कर पाए, कंडीशन नेसेसरी टू मेक इट केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग यूज्ड इन ए मैनर एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट जैसा चाहती है उसे वैसा यूज कर पाए। इसीलिए तुम लोग अगर देखोगे कि जब हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर करते हैं, एटलीस्ट जब हम करवाते हैं, तब हम बोलते हैं कि परचेस प्राइस को टू बैंक बोल के ऐसे परचेस लिखो और बाकी एक्सपेंसेस को भी टू बैंक लिखो, लेकिन यहाँ पर लिखो इंस्टॉलेशन या फिर जो भी एक्सपेंस हो रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं भले ही हम लोग जिसको भी पेमेंट क्यों ना करें, चाहे हम लोग डिलीवरी बॉय खुद से हायर करके लेके आए या फिर जो सेलर है उनको पे कर दे कि भाई आप ही मेरा डिलीवरी करवा दीजिए, लेकिन मुझे पता है ये मेरा प्रोडक्ट का प्राइस है और ये मेरा डिलीवरी कॉस्ट है, तो प्रोडक्ट की प्राइस में तो बस ये तीन चीज आएगा। टैक्स तभी ऐड करो जब ये नॉन रिफंडेबल हो, और रिबेट या ट्रेड डिस्काउंट कुछ मिल रहा है तो वो तो लेस करने को मिलेगा। बाकी जो भी खर्चा हो रहा है इसके बाद जो भी खर्चा कर रहे हैं उसको रेडी टू यूज बनाने के लिए वो हमारा पीपीई का डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होता है, यानी ये हम लोग का पॉइंट नंबर 2 में जाएगा। आई होप कि अब और भी क्लियर होना चाहिए। देखो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा नहीं तो कंफ्यूजन रह जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। अगर किसी तरीके का ऑपरेटिंग लॉसेस हुआ सच एज दोज इनकर्ड व्हाइल डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ एन आइटम बिल्डअप, हम लोग एक कोई आइटम प्रोडक्ट मान लो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और उसके लिए हमारा कुछ ऑपरेटिंग लॉसेस हो गया, तो कुछ भी एक प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, और उसको बनाते वक्त हमारा कोई लॉस हो गया, तो क्या वो पॉइंट 1 में जाएगा, 2 में जाएगा या 3 में जाएगा? बोलो बोलो, ठीक है, गलत होगा तो कोई बात नहीं, ये तो पॉइंट ही अलग है ना, ये तो आसान है। बोलो, बोल रहा है कि कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने गए, यहाँ तो मशीन कुछ परचेस का बात ही नहीं बोला है, बोला है कि हम लोग कुछ प्रोड्यूस करने जा रहे थे जिसमें हमारा मिसमैनेजमेंट कोई भी कारण से क्या हुआ, हमारा आउटपुट जो बन रहा है उसमें हमारा लॉस हो गया, तो वो क्या होगा, परचेस प्राइस होगा पीपी का, या फिर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होगा पीपी का, या फिर ये ऐसा कॉस्ट है नॉट इंक्लूडेड इन डिटरमाइनिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ द आइटम ऑफ पीपी, ये पीपी के कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये हमें ऐड करना ही नहीं चाहिए। बोलो क्या होगा, लॉस हुआ है, ऑपरेटिंग मतलब डे टू डे के बिजनेस में जो काम हम लोग कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, उसमें लॉस हो गया। मान लो फर्नीचर बना रहे थे, 2 चेयर बेकार बन गया, लॉस हो गया, तो उसको कहाँ दिखाएंगे? बोलो, अगर ये 3 हेड नहीं भी रहता, सिर्फ ये बात रहता कि हम लोग प्रोडक्शन कर रहे थे, हमारा लॉस हो गया, बोलो कहाँ दिखाते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग भी पढ़े हो तुम लोग, बोलो लॉस कहाँ दिखाते हैं? वैसे भी बिजनेस में कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, लॉस हो गया, कहाँ दिखाते हो? अरे बोलो, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। लॉस कहाँ दिखाते हो, नहीं बोल पाओगे? बोलो बोलो, लॉस कहाँ दिखाते हो? नहीं पता, चलो पीएल में दिखाते हैं। बिजनेस में कोई भी लॉस होता है उसे हम लोग पीएल में दिखाते हैं, तो ये पॉइंट हमारा कहाँ जाएगा? 3rd नंबर पॉइंट में। ये कोई पीपी का कॉस्ट भी नहीं, क्योंकि ये तो वैसे भी लॉस है, ये कोई कॉस्ट है ही नहीं। चलो नेक्स्ट, cost incurred while an item capable of operating in the manner intended by the management has yet to be brought into use or is, देखो क्या बोला है, कॉस्ट इनकर्ड, हम लोगों ने कोई कॉस्ट लगाया है, while an item capable of operating in the manner intended by the management has yet to be brought into use or is operated at less than full capacity, बोल रहा है कि हम लोगों ने एक कॉस्ट इनकर्ड कर दिया, ठीक है, जिससे क्या हुआ, हम लोगों ने जो आइटम परचेस किया था वो केपेबल हो गया है ऑपरेट करने के लिए जैसा हम लोग चाहते थे, ठीक है, जैसे मान लो तुम लोगों ने एक एसी लाया, एसी लाके उसको जैसे जैसे लगाना चाहिए, उसका आउटर यूनिट, इंडोर यूनिट, सारे चीजों को तुम लोगों ने लगा दिया, अब वो रेडी टू यूज है, ठीक है। वैसे ही कंपनी में मैनेजमेंट को जैसा चाहिए था वैसा उसने उस एसेट को बना लिया और उसमें कॉस्ट जो भी लगना था वो लग गया, मतलब एसेट हो चुका है रेडी टू यूज, ठीक है, रेडी टू यूज, बट has yet to be brought into use or is operated at less than full capacity, लेकिन अभी तक उसे यूज करना उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, रेडी टू यूज हो गया है बट यूज करना स्टार्ट नहीं किया है, या फिर वो जब यूज हो भी रहा है तो फिर उसके फुल कैपेसिटी में यूज नहीं हो रहा है, मतलब ट्रायल रन चल रहा होगा,
अगर तुम लोग को याद है, एक पार्क का क्वेश्चन था कि पार्क को ट्रायल रन के लिए इन्होंने स्टार्ट किया था यूज करने के लिए, मतलब रेडी टू यूज के बाद, ठीक है। मैंने तुम लोग को जियो का भी एग्जांपल दिया था कि रेडी टू यूज है जियो का सिम, लेकिन फिर भी उसे ट्रायल रन में रखा गया है, फिर उसके बाद उसे कॉमर्शियलाइज किया गया, ठीक है। अगर तुम लोग को याद आता है, फिर उसके बाद उसे कॉमर्शियलाइज किया गया। ये देखो, आ, ये देखो यहाँ पर दिखेगा तुम्हें। ट्रायल रन जो है वो दो बार हो सकता है, एक हो सकता है रेडी टू यूज के पहले, एक होता है रेडी टू यूज के बाद। उसके बाद हम लोग चाहे तो कॉमर्शियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है कि हम लोगों ने खर्चा करके हमारे एसिड को रेडी टू यूज बना लिया, बट अभी तक उसे यूज करना स्टार्ट नहीं किया है। अगर किया भी है तो फुल कैपेसिटी में नहीं किया, मतलब कॉमर्शियलाइज नहीं किया है। तो उस कॉस्ट को हम लोग क्या कॉस्ट बोलेंगे? तो उस कॉस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? वो कॉस्ट हमारा परचेज प्राइस भी नहीं है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट भी नहीं है, वो हम लोग का ये पॉइंट नंबर 3 में आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा फिर एक्सपेंस ट्रीट होगा, क्योंकि हमें पता है रेडी टू यूज हो गया है, उसके बाद भी हम लोग उसे यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर इसका मतलब वो कॉस्ट हम लोग का क्या हो जाएगा? उस वो कॉस्ट हम लोगों का कभी भी पीपी के प्राइस को डिटरमाइन करने में काम नहीं आएगा। कॉस्ट इनकर्ड व्हाइल एन आइटम केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट हैज येट टू बी ब्रॉट इनटू यूज। अच्छा, कॉस्ट इनकर्ड हुआ है while an item capable, हाँ ठीक ही है, capable of operating in the manner intended by the management has yet to be brought into use, अभी तक यूज में लाने का सोचा नहीं गया है, और या फिर यूज हो भी रहा है तो फुल कैपेसिटी में नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जो भी कॉस्ट यूज किया था हम लोगों ने, वो क्या हो जाएगा? वो हम लोगों का फिर ये पीपी का पार्ट तो होगा ही नहीं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का पार्ट नॉर्मली होना चाहिए, लेकिन वो तो तभी होगा ना रेडी टू यूज के पहले। रेडी टू यूज के पहले जो भी खर्चा करते हैं वो हम लोग का डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होता है। रेडी टू यूज के बाद अगर कोई खर्चा कर रहे हैं फिर भी यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो हम लोग का एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। तो वो पॉइंट नंबर 3 में जाएगा। अच्छा, फिफ्थ नंबर देखो, ट्रेड डिस्काउंट। बोलो ट्रेड डिस्काउंट कहाँ जाएगा? बहुत बार बोला मैंने, अभी आज ही बोला, ट्रेड डिस्काउंट एंड रीबेट, बोलो कहाँ जाएगा? परचेज प्राइस, है ठीक, परचेज प्राइस, हाँ। पॉइंट नंबर 1, परचेज प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, सही है। ट्रेड डिस्काउंट इसमें जाएगा। कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग पार्ट ऑफ ऑल ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज, बोल रहा है कि किसी भी एंटरप्राइज में, ठीक है, किसी भी एंटरप्राइज का अगर कोई एक्टिविटी या ऑपरेशन, सारे एक्टिविटीज या कोई ऑपरेशंस जो है, कैसा ऑपरेशंस? रीलोकेट कर रहे हैं, एसेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, या फिर उसका जो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जैसे वो एसेट ऑर्गेनाइज्ड है उसे रीऑर्गेनाइज्ड कर रहे हैं, मतलब बेसिकली उसका प्लेसेस चेंज कर रहे हैं, ठीक है। रीऑर्गेनाइजिंग पार्ट और ऑल, मतलब उस एसेट का कुछ पार्ट को रीलोकेट या रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, या फिर सारे पार्ट्स को रीलोकेट या रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके लिए जो खर्चा हो रहा है वो हमारा एंटरप्राइज का कौन सा खर्चा होगा, ये पूछ रहा है। एक एसेट ऑलरेडी लगा हुआ है, मान लो एसी तुम लोग के एक रूम में लगा हुआ है, फिर तुम लोग उसको दूसरे जगह पे लेके जाना चाहते हो, दूसरे जगह पे लगाना चाहते हो, या तो पूरा एसी खोल के ले जा रहे हो, या फिर उसमें जो वायर्स लगे हुए हैं उसको चेंज करवा रहे हो, ठीक है। चेंज यानी दूसरे जगह पे लेके जा रहे हो, उसका कनेक्शन जिस रूम में है दूसरे रूम में करना चाहते हो, तो उसमें ज्यादा तार लगेगा, ज्यादा वायर्स लगेगा, तो फिर उसका कुछ पार्ट को तुम लोग चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो रीलोकेट या रीऑर्गेनाइज करने का जो कॉस्ट है वो कौन सा होगा? ये कौन सा कॉस्ट है? एसेट ऑलरेडी लगा हुआ है, यूज भी हो रहा है, लेकिन किसी रीजन से तुम लोग उसे चेंज कर रहे हो, उसका पोजीशन, उसका लोकेशन चेंज कर रहे हो, तो वो कॉस्ट क्या होगा? पॉइंट नंबर 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा? 3 करेक्ट। ना तो वो मेरा परचेज प्राइस है, ये खर्चा हम लोग एसेट परचेज करने के लिए भी नहीं कर रहे हैं, ना तो इस एसेट को रेडी टू यूज करने के लिए कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी परचेज्ड है, रेडी टू यूज है, इसको बस इधर से उधर कर रहे हैं शायद किसी नीड के वजह से। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, अगर हम लोग एसेट को इंस्टॉल कर रहे हैं या असेंबल, मतलब एक के साथ एक लगा रहे हैं, छोटा छोटा पुर्जा में एसेट्स आया है, असेंबल कर रहे हैं, जैसे मान लो जो है बेड वगैरह आता है ना आजकल, अगर तुम लोग जैसे देखोगे कि एक एक पोर्शन आता है, फिर उसको सब लगा के उसको सेट कर देते हैं, सोफा सेट वगैरह, वो एज इट इज थोड़ी आता है, वो पार्ट पार्ट आता है, असेंबल किया जाता है, फिर उसे इंस्टॉल किया जाता है। तो ये हमारा कौन सा कॉस्ट है? पॉइंट 1, 2 या 3? नए एसेट को लगाएंगे, इंस्टॉल करेंगे या असेंबल करेंगे, तो कौन सा कॉस्ट होगा?
3 ना 2 होगा ना। एसेट को लगवा रहे हैं तो लगवाएंगे तभी तो रेडी टू यूज होगा। रेडी टू यूज का पार्ट हो गया ना, एसेट को इंस्टॉल करवाएंगे रेडी टू यूज, एसेट इंस्टॉल करबो रेडी टू यूज एट पार्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ पीपी। अभी तक यूज स्टार्ट नहीं किया है ना, यूज स्टार्ट करने के बाद अगर कुछ खर्चा होता है तो हम लोग उसे बोलेंगे कि वो हमारा एसेट का पार्ट नहीं है, ठीक है। और उसमें भी डिपेंड करता है कि वो एसेट के पार्ट में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। लेकिन ये तो इंस्टॉल करवा रहे, जैसे घर पे एसी इंस्टॉल करवा लिया, एक्वागार्ड इंस्टॉल करवा लिया, ठीक है, तो इंस्टॉलेशन, फ्रिज इंस्टॉल करवा लिया या फिर गीजर इंस्टॉल करवा लिया, तो इंस्टॉलेशन का कॉस्ट हमारा क्या होता है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होता है, ताकि हम लोग एसेट को जैसा यूज करना चाहे वैसा यूज कर सकते हैं। फिर बोला है एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड कॉस्ट, मतलब किसी अकाउंटेंट को रखा है, उसको सैलरी दे रहे हैं हम लोग, मान लो कुछ सेलिंग एक्सपेंस कर रहे हैं बिजनेस में, हम लोगों ने कुछ मान लो रेंट का खर्चा कर दिया, इस तरीके के खर्चे को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या ये एसेट का खर्चा है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, या इन दोनों में से कोई भी नहीं है, बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है, कौन सा होगा, 0.1, 2 या 3? लास्ट यही वाला करेंगे, बोलो 0.1, 2 या 3? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट या अदर जनरल ओवरहेड, पीएल में चार्ज करते हो ना, तो बोलो ये परचेज प्राइस है डायरेक्टली, मतलब ये पीपी का परचेज प्राइस है, पीपी के परचेज प्राइस में ऐड होने वाला कॉस्ट है, या फिर ये पीपी वाला आइटम है ही नहीं, तो फिर 0.3 होगा। बोलो कौन सा आंसर होगा, बोलो यही लास्ट है, बोलो मुझे बोलो ना अगर, हाँ बोलो। 3 करेक्ट, 3 होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दे ही दिया, सैलरी दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, ये थोड़ी ना प्लांट का मतलब पीपी यानी प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट का प्राइस है, नहीं है, ठीक है। तो अभी भी इसमें कुछ क्वेश्चंस है और एक क्लास शायद हमारा लगेगा, एक क्या एक से एक और आधा लग सकता है, ठीक है। चलो आज इतना ही करते हैं।